अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। विशालकाय बिजली वाला ड्रैगन हवा में तैर रहा था। गरजती हुई गड़गड़ाहट ड्रैगन की दहाड़ में बदल गई, जिससे सभी के कान बहरे हो गए। दर्शक आश्चर्यचकित होकर आसमान की ओर देखने लगे। वे इस दृश्य को जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। वान टेंग भी ड्रैगन को घूर रहा था, हालांकि उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। मैं पहले ही यहाँ तक आ चुका हूँ, चलो शर्त लगाते हैं, बाकी मैं भाग्य पर छोड़ दूंगा। वान टेंग मुस्कुराया। सच कहूं तो वह भी एक पागल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके प्रयोगों की तस्वीरें उसके दिमाग में उभरने लगीं। क्या तुमने अपनी हार स्वीकार कर ली है? रेन किंगकॉन्ग के होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। ये दृश्य बड़े पर्दे पर भी दिखाया गया। सभी हैरान थे। क्या वान टेंग ने हार मान ली? रेन किंगकॉन्ग का हमला अदम्य था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये पहले से ही अंतिम चरण था। वह बिना प्रयास किए स्वेच्छा से कैसे हार मान सकता था? टिप्पणीकार ने कहा, बिजली से शक्ति उधार लेकर रेन किंगकॉन्ग ने एक बिजली ड्रैगन बनाया है। इस चाल की शक्ति आश्चर्यजनक है। हालांकि वान टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। क्या उसने निराशा के कारण हार मान ली है, या उसके पास हम सभी के लिए कोई आश्चर्य है? लिन चौहान ने बहुत घबराई हुई जू वॉन्टोव का हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी सांस रोक ली और बिना पलक झपकाए वान टेंग को घूरने लगी। अचानक वान टेंग ने अपनी आंखें खोली। विंग। उसके मुंह से एक धीमी आज्ञा निकली। एक पल में एक तूफान उसके चारों ओर आ गया। ये बिना रुके घूमता रहा और हवा में बहुत ऊपर चला गया। प्रचंड हवा ने पूरे मैदान को भर दिया। आग। एक और चिल्लाहट सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आकाश में लपटें जलने लगी, जो चारों ओर के बादलों को निगल गईं और वान टेंग को भी अपने घेरे में ले लिया। अब उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मंच पर सिर्फ एक अंतहीन आग का बवंडर रह गया था। यह जमीन से शुरू होकर सीधे आसमान में जा गिरा। लेकिन फिर भी यह अंत नहीं था। तलवार। वान टेंग की आवाज फिर से बवंडर में गूंज उठी। झनकार। आग के बवंडर के एक सेकंड के लिए रुकते ही तलवार के निकलने की आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद तलवार की आभा प्रकट हुई और बवंडर में विलीन हो गई। ये ज्वलंत बवंडर और अधिक प्रचंड होता जा रहा था। यह अस्थिर होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ध्वस्त हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ज्वलंत बवंडर और तलवार की आभा एक नाजुक संतुलन पर पहुंच गई। तलवार की आभा बवंडर में समुद्र में मछली की तरह घूमती थी। रेन किंगकॉन्ग की अभिव्यक्ति बदल गई। उन्होंने ज्वलंत बवंडर से उत्पन्न अजेय विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। धत्तेरी की। वान टेंग ने ये कैसे किया? उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी बिजली की शक्ति को अपने पूरे शरीर में फैला दिया। जैसे जैसे शक्ति ने एक के बाद एक चक्र पूरा किया और अधिक बिजली विशाल बिजली के ड्रैगन में विलीन हो गई। गरज के साथ बिजली चमकने लगी और बिजली चमकने लगी। बिजली के बोल्ट लगातार बिजली के ड्रैगन पर गिर रहे थे, जिससे वह और बड़ा और पागल हो रहा था। स्लैश। रेन किंगकॉन्ग के दाहिने हाथ की नसें उभर आईं। उसकी त्वचा पर दरारें दिखाई देने लगीं और खून बहने लगा। वह बहुत दुखी लग रहा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने अपने बाएं हाथ से अपनी दाहिनी कलाई को कस लिया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। लेई झेंटिंग के चेहरे पर आखिरकार भाव बदल गए। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या वह मौत की तलाश में है? उसका दाहिना हाथ अपंग हो जाएगा। आजकल के युवा पागल हैं। ये जिक्सन ने अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे उत्सुकता है कि वान टेंग विभिन्न विशेषताओं को कैसे मिला सकता है। उसने एक अविश्वसनीय बदलाव किया है। इस कदम के पीछे का प्रभाव और महत्व भयानक है। अखाड़े में रेन किंगकॉन्ग अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। बिजली ने ड्रैगन में प्रवेश करना बंद कर दिया और उसका विकास रुक गया। गंभीर भाव से रेन किंगकॉन्ग ने बड़ी मुश्किल से अपना दाहिना हाथ उठाया और वान टेंग की ओर इशारा किया। फिर उसने अपना हाथ थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाया। जाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन किंगकॉन्ग गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा भयानक था। तुरंत ही विशालकाय बिजली ड्रैगन घूमकर वान टेंग पर टूट पड़ा। दूसरी ओर ज्वलंत बवंडर से एक और शब्द गूंज उठा। ब्लेड। अचानक ब्लेड की आभा आसमान में उठी। धमाका। आग का बवंडर तुरंत फैल गया। ब्लेड की परछाइयां अंदर उछलने लगीं, मानो नियंत्रण से बाहर हो गई हो। वह बहुत लापरवाह है। पेंग युवानशान के हाव भाव में बदलाव आया। वह अपनी सीट से उछल पड़ा। NO12B Jan.co
चिंता मत करो, डैन ताइक्सुआन ने भौहें सिकुड़ी और उसे बैठने के लिए कहा। वह बवंडर के बीच में है, जरा सी चूक और वह अपनी जान गंवा देगा। क्या तुम बस बैठकर देखते रहोगे? पेंग युवानशान ने उत्तेजित होकर पूछा। उसके मालिक के रूप में मैं उस पर विश्वास करना चाहता हूँ। डैन ताइक्सुआन ने बिना पलक झपकाए नीचे तूफान को देखा। वह पहले कभी इतनी गंभीर नहीं रही थी। धमाका। आग का बवंडर उन्मत्तता से घूम रहा था। उसके अंदर ब्लेड और तलवार की परछाइयां टिमटिमा रही थीं। यह एक भयानक अग्नि तूफान था। यह एक सफलता थी। वांग टेंग ने ये कर दिखाया। गर्जन। विशालकाय बिजली ड्रैगन दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ा। धमाका। अगले ही पल विशालकाय बिजली का ड्रैगन आग के तूफान में जा घुसा। हालांकि इससे पहले कि वह तबाही मचा पाता, वह अपनी जगह पर बंध चुका था। वह 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। गर्जन। विशालकाय ड्रैगन पीड़ा में चिल्ला रहा था। बवंडर में तलवार और ब्लेड की आभा उसके शरीर को चीर रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह मुक्त होने में असमर्थ था। धमाका। कुछ ही क्षणों बाद डरावना बिजली वाला ड्रैगन फट गया और बिजली के बोल्टों में बिखर गया। वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। आग के तूफान की बची हुई ताकत ने अखाड़े को अपनी चपेट में ले लिया और सब कुछ अपने साथ ले गया। सबसे पहले रेन किंग कॉन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसके पूरे शरीर पर चोटें आईं और वह झटके से बाहर गिर गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। छींटे। उसने खून की उल्टी की, उसे कमजोरी का एहसास हुआ। उसके चारों ओर का शक्तिशाली आभामंडल ज्वार की तरह तेजी से गायब हो गया। तूफान धीरे धीरे खत्म हो गया। वांग टेंग आसमान में दिखाई दिया। वह थोड़ा सा हौंफ रहा था और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। वह धीरे धीरे जमीन पर उतरा। जैसे ही उसने फर्श पर पैर रखा, वह बेकाबू होकर लड़खड़ा गया। इस चाल से उसकी बहुत सारी ताकत खत्म हो गई थी। अपनी भरपूर ताकत के बावजूद भी वह इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पास ही खड़े रेन किंग कॉन को देखा और राहत की सांस ली। इस बार वह सचमुच जीत गया। यदि रेन किंग कॉन उस हमले के बाद भी लड़ सकता, तो वह स्वेच्छा से हार स्वीकार कर लेता। जैसे ही वांग टेंग के विचार बेकाबू हुए, उसने देखा कि उसके आसपास का माहौल एकदम शांत था। उसने अपना सिर उठाया और अपने चारों ओर देखा। हर कोई उसे बेसुध होकर देख रहा था। अपनी पीढ़ी में प्रथम, टिप्पणीकार की आवाज अचानक गूंजी। ये ही एकमात्र शब्द है जो मैं अब सोच सकता हूँ। आज इस समय वांग टेंग अपनी पीढ़ी में प्रथम है। वह चैंपियन बनने का हकदार है। वांग टेंग चैंपियन। जैसे ही यह आवाज कार्यक्रम स्थल पर गूंजी, दर्शकों को होश आ गया। वे अचानक एक साथ खड़े हो गए और अपने फेफड़ों की हवा खाली कर दी। वांग टेंग चैंपियन। वांग टेंग चैंपियन। वांग टेंग चैंपियन। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंज उठा। जयकारे ड्रैगन्स डैन की दीवारों को चीरते हुए इमारत को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई पागल हो गया। उन्होंने अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज को हवा में फेंक दिया, जिसमें उनकी टोपियां, कपड़े और यहां तक कि उनके जूते भी शामिल थे। हान झू और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के अन्य छात्र एक दूसरे से गले मिले और उछल कूद करते हुए रास्ते भर चिल्लाते और जयकार करते रहे। ऐसा लग रहा था कि उनके दिलों में जो उत्साह था, उसे बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था। हुआंगहाई चैंपियन था। अब कोई भी उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। इसके बजाय वे केवल ईर्ष्या करेंगे। प्रथम विश्वविद्यालय से जी जिमिंग, कैपिटल मिलिट्री अकादमी से लुओ चेंग, डोंगहाई विश्वविद्यालय से शियाओ यूनफांग, क्यानयुवान संप्रदाय से झाओ युवानवु, हर कोई ईर्ष्यालु था। ये नंबर 1 शीर्षक का आकर्षण था। जगह उत्साह से भरी हुई थी। हजारों लोग एक ही नाम चिल्ला रहे थे। यह एक शानदार और उत्साहपूर्ण दृश्य था। दर्शकों ने मंच के बीच में खड़े युवक का तालियों से स्वागत किया। वह अपनी पीढ़ी में प्रथम थे। अद्वितीय। अध्याय 372, मार्शल आर्ट फले फूले। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पैसे वाला शेर। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई। हालांकि नतीजा सभी के लिए अप्रत्याशित था। वांग टेंग ने काले घोड़े के रूप में फाइनल में प्रवेश किया और खुद को चैंपियन का खिताब दिलाया। इससे भी अधिक, ये नंबर 1 स्थान पाने का हकदार था, न कि कोई सहयोग। पिछले मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं पर नजर डालें तो इस साल 6 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। उनकी संख्या 4 थी। लुओ चेंग, जी जियामिंग, रेन क्विन कॉन और वांग टेंग।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके क्षेत्र बिल्कुल भी कम नहीं थे। यहाँ तक कि उनकी युद्ध क्षमता भी उनके स्तर के लिए असामान्य रूप से भयावह थी। सामान्य मार्शल योद्धा उनके सामने कुछ भी नहीं थे। नोव एल बी जेएनएन रेन किनकॉन्ग और वान टेन के बीच फाइनल मैच में तो यह और भी ज्यादा देखने को मिला। उनके प्रदर्शन ने अनुभवी और मजबूत योद्धाओं को चौंका दिया। बहुत शक्तिशाली। उनके हमले उनके क्षेत्र की सीमा को पार कर गए थे। साधारण 6 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ऐसे आश्चर्यजनक प्रहार करने में सक्षम नहीं होंगे। जयकारे और तालियां काफी देर तक चलती रहीं, फिर धीरे धीरे कम हो गईं। वान टेंग ने रेन किनकॉन्ग द्वारा अखाड़े में गिराए गए विशेषता बुलबुले उठाए और नीचे चले गए। बिजली बल तारांकन 5-0। बिजली बल तारांकन 4-5। उन्नत स्टेज लाइटनिंग टैलेंट 10। बिजली बल तारांकन 6-3। लिटिंग फिजिक तारांकन 1। जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वान टेन की आंखें और अधिक चमकीली हो गईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या बढ़िया फसल है। बल, प्रतिभा, शास्त्र, सब एक साथ। उन्होंने एक साथ बिजली प्रतिभा और आकाश रैंक कौशल शास्त्र प्राप्त किया। अगर रेन किनकॉन्ग को यह पता चल जाता तो क्या वह गुस्से में खून की उल्टी कर देता। हा। वान टेन को रेन किनकॉन्ग के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत खुश था। ध्यान रहे, वो लंबे समय से रेन किनकॉन्ग की बिजली प्रतिभा पर नजर रखे हुए था। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद से ही वह इसके लिए तरस रहा था। आखिरकार उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी। बिजली के बल के हमले बहुत शक्तिशाली थे। वान टेन ने रेन किनकॉन्ग के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो 7 स्टार सैनिक स्तर की अपनी क्षमता के आधार पर रेन किनकॉन्ग को हराना उसके लिए आसान होता। फिर भी उसे एक ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा जिस पर उसे कोई भरोसा नहीं था। इसका एक कारण ये था कि रेन किनकॉन्ग ने प्रकृति की शक्ति का उपयोग किया था। हालांकि इसने बहुत छोटी भूमिका निभाई। मुख्य कारण ये था कि बिजली की शक्ति बहुत शक्तिशाली थी। सौभाग्यवश अंततः उसे सफलता मिली। इस बार उन्होंने ये कदम सफलतापूर्वक उठाया है। इस अनुभव के साथ भविष्य में इसे अंजाम देना उनके लिए आसान होगा। यह एक छिपे हुए आशीर्वाद था। उसने रेन किनकॉन्ग की उन्नत चरण की बिजली प्रतिभा भी प्राप्त की, इसलिए उसके पास अब एक और दुर्जय आक्रामक तकनीक थी। एक बार जब उसने अपनी प्रतिभा का स्तर बढ़ा लिया तो उसे अब रेन किनकॉन्ग से डर नहीं लगेगा। वान टेन ने अपने गुण पैनल पर बिजली बल विशेषता को देखा। एम बिजली बल 130/500 ट्यूब स्टार। अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उसे अपनी बिजली शक्ति बढ़ाने के लिए अन्य तरीके खोजने होंगे। क्या उसे बिजली का झटका लगना चाहिए? दर्द के बारे में सोचकर वह डर से कांप उठा। उसे इस मामले पर धीरे धीरे सोचना होगा। वान टेन गहरी सोच में डूबा हुआ था और मैदान में चला गया। हान झू और अन्य छात्र तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। हान झू ने वान टेन की छाती पर मुक्का मारा और हंसा। कमाल है, तुम चैंपियन बन गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कुछ भी नहीं है, वान टेन ने तिरस्कार के साथ कहा। हान झू, तुम फिर से शेखी बघार रहे हो। वान बाइको अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोक नहीं सकी। ये जिक्सन मुस्कुराया। बूढ़े ले, आपका शिष्य अभी भी खो गया है। ले झेंटिंग ने अपनी हताशा को दूर किया। आह, वान टेंग एक राक्षस है। उसने उस भयानक हमले को कैसे अंजाम दिया? रेन किनकॉन्ग की हार जायज है। ये सही है, वान टेंग का हमला भयानक था, श्री मा ने कहा। ले झेंटिंग ने टिप्पणी की, संभवतः उन्होंने स्वयं ही इस चाल का आविष्कार किया होगा। हाँ, मैंने पहले कभी ऐसा कदम नहीं देखा, ये जिक्सन ने आगे कहा। युवा पीढ़ी हम बूढ़ों से आगे निकल जाएगी, ले झेंटिंग ने आह भरी। दूसरी तरफ पेंग युवानशान और उनके प्रमुख खुशी से भरे हुए थे। वे अपने चेहरे पर खुशी नहीं छिपा पा रहे थे। वान टेंग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पेंग युवानशान कान से कान तक मुस्कुराया। हमें नंबर 1 का खिताब भी मिल गया। हम सबसे बड़े विजेता हैं। टोंग हू ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े। देखो, ये तो बस एक चैंपियनशिप है। इसमें क्या हो रहा है? डैन ताइक्सुआन ने शांति से कहा। सब लोग घमंड। वह खुलेआम खुशी मना रही थी। ये चैंपियनशिप का खिताब था, ऐसी चीज नहीं जिसे आप सड़कों पर पा सकें। प्रिंसिपल, आप नहीं समझते कि जीवन कितना कठिन है।
मुझे हमारे मार्शल आर्ट के छात्रों के लिए दूसरे क्षेत्रों से धीरे धीरे संसाधन जुटाना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पास जितने छात्र हैं उनमें से कई को परेशानी उठानी पड़ेगी, पेंग युवानशान ने शिकायत की। खांसी, क्या यह इतना गंभीर है? डैन ताइक्सुआन ने अजीब तरीके से पूछा। आप क्या सोचते हैं? पेंग युवानशान ने जवाब दिया। हाँ, ठीक है, मैंने अपना योगदान दिया है। मैंने एक अद्भुत शिष्य को तैयार किया जो चैंपियन बन गया। डैन ताइक्सुआन ने बेशर्मी से सारा सम्मान अपने नाम कर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यान कांग चुपचाप चला गया। उसके बाद पुरस्कार समारोह हुआ। शीर्ष 10 में आना केवल सम्मान की बात नहीं थी, ये पुरस्कारों की प्रचुरता का भी प्रतिनिधित्व करता था। संसाधन योद्धाओं के लिए आवश्यक थे, वे ही कारण थे कि वे अपने जीवन के साथ लड़ते थे। अच्छी रैंकिंग का मतलब था कि जिस गुट का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। साथ ही प्रतिभागियों को इनाम की एक बड़ी राशि भी मिलेगी। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। शीर्ष 10 प्रतियोगी मुख्य मंच पर आए। शिक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रसारण प्रणाली के माध्यम से टिप्पणीकार की आवाज सुनाई दी। सभी लोग एक एक करके अपना पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चढ़ गए। वांग टेन का नंबर आखिरी था। वह तभी आगे बढ़ेगा जब सभी को पुरस्कार मिल जाएंगे। रेन किंगकॉन्ग मंच से नीचे उतरा। उसे वांग टेन के साथ लड़ाई में गंभीर चोटें लगी थी, इसलिए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जब उसने वांग टेन को देखा तो उसका चेहरा घिनौना हो गया। उसकी आंखों में एक दुर्भावनापूर्ण चमक चमक उठी। जब वांग टेन उदासीनता से उनके पास से गुजरा तो हवा में उनकी नजरें मिली। मैं तुमसे फिर नहीं हारूंगा, रेन किंगकॉन्ग ने अपने होंठ हिलाए और फुसफुसाया। इसे आजमाओ। वांग टेंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, वह सीधे मंच पर चला गया। रेन किंगकॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया। आमतौर पर वह दूसरों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन आज उसे अपनी ही दवा चखनी पड़ी। यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। वांग टेंग मंच पर खड़े थे। एक सभ्य दिखने वाला मध्यम आयु वर्ग का आदमी उनके पास आया। वह शिक्षा मंत्री थे। वह वांग टेन की ओर देखकर मुस्कुराया, तभी उसके पीछे से किसी ने एक ट्रे उसकी ओर बढ़ाई। उसने ट्रे ले ली और उसे वांग टेन को दे दी। आपका प्रदर्शन बुरा नहीं था, कड़ी मेहनत करते रहो और जितनी जल्दी हो सके सामान्य चरण में आगे बढ़ो। शिक्षा मंत्री ने वांग टेन के कंधे को थपथपाया और कहा। सामान्य मंच। ये वाक्य सुनते ही सबके चेहरे पर भाव बदल गए। शिक्षा मंत्री को वांग टेन से बड़ी उम्मीदें थीं। उन्होंने यह बात जी शियमिंग या रेन किंगकॉन्ग से नहीं कही, फिर भी उन्होंने वांग टेन पर विशेष ध्यान दिया। धन्यवाद मंत्री जी, वांग टेन ने ट्रे संभाली और जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा, आप जा सकते हैं। भविष्य का शासन आप जैसे युवाओं के हाथों में ही होना तय है। वांग टेन के मंच से उतरने के बाद शिक्षा मंत्री ने फिर से अपना मुंह खोलने से पहले अपने चारों ओर देखा। उनकी आवाज पूरे आयोजन स्थल में गूंज उठी। सभी राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। हालांकि जीवन अंतहीन है और मार्शल आर्ट का मार्ग भी। चाहे आपकी रैंकिंग कुछ भी हो, भले ही आपके पास कोई रैंकिंग न हो, मुझे उम्मीद है कि आप शिखर पर पहुंचने का लक्ष्य रखते रहेंगे और इस मार्ग पर चलते रहेंगे। मार्शल आर्ट का उत्कर्ष हो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और अपनी मुट्ठियां भींच ली। वे चिल्ला रहे थे, मार्शल आर्ट फले फूले। प्रतियोगिता की समीक्षा, डोंगहाई की ओर वापसी। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद विभिन्न गुटों ने एक के बाद एक कैपिटल जिया छोड़ दिया। वांग टेंग और छात्र विमान से पेंग युवानशान के नेतृत्व में डोंगहाई लौट आए। विमान में वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। अपने मन में वह इस प्रतियोगिता से होने वाले फायदों को गिन रहा था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के लिए एक सभा थी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अनगिनत विशेषता बुलबुले मिले। सबसे आम बुलबुला बल विशेषता थी। उनकी अग्नि शक्ति पहले ही 7 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब उनकी धातु, लकड़ी, जल और पृथ्वी शक्तियां भी 7 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गई थीं। धातु बल 135/5000 7 स्टार। लकड़ी बल 362/5000 7 स्टार। जल बल 285/5000 7 स्टार। अग्नि बल 486/5000 7 स्टार। पृथ्वी बल 96/5000 7 सितारा।
जिंगवू महाद्वीप से वापस आने के बाद ये सेनाएं 6 सितारा सैनिक स्तर के आधे से ज्यादा हिस्से में पहुंच चुकी थीं। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का उपयोग करके उसने उन सभी को 7 सितारा सैनिक स्तर पर धकेल दिया। बहुत से लोगों को लगा कि वह जी शियमिंग और रेन किंगकॉन की तरह 6 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा है। हालांकि वह पहले ही एक नए स्तर पर पहुंच चुका था और उनसे बहुत आगे निकल गया था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सोचना कि रेन किंगकॉन अभी भी वांग टेंग से लड़ना चाहता है। अगर वे भविष्य में मिलते हैं तो वह उसे पकड़ न पाने की निराशा को समझ जाएगा। अपने क्षेत्र में सफलता के अलावा वांग टेंग की प्रबुद्धता और आत्मा भी बढ़ गई थी। ज्ञानोदय सम्राट क्षेत्र 102/1000। आत्मा सम्राट क्षेत्र 188/1000। प्रतियोगिता के दौरान उन्होंने अपने विरोधियों के सिर पर ईंट से हमला करने में कोई कसर क्यों नहीं छोड़ी। उन्होंने यह आत्मज्ञान और आत्मा के लिए किया था। कई वर्षों बाद जब कुछ लोग इस वर्ष की मार्शल आर्ट प्रतियोगिता को याद करेंगे तो उन्हें ईंट से मारे जाने का डर शायद याद होगा। उदाहरण के लिए जियो यूनिफान, माओना, झाओ युवानवु। इस बारे में बोलते हुए ये थोड़ा अफसोसजनक था कि वह रेन किंगकॉन और जी जिमिंग के सिर को कुचलने में सक्षम नहीं था। प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं के रूप में उनका ज्ञान और आत्मा शायद बहुत अधिक होगी। अगर वह उन्हें अपनी ईंट से मारता तो वह और भी अधिक गुण प्राप्त कर सकता था। अफसोस की बात है, वह अपनी लड़ाई में इतना मशगूल था कि वह मौके का फायदा उठाना भूल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो वह उन्हें कभी भागने नहीं देता। ईमानदारी से कहूं तो बहुत से लोग जी जिमिंग और रेन किंगकॉन को ईंट से थप्पड़ मारे जाने की प्रशंसा करना चाहते थे। वह दृश्य देखने में बहुत सुंदर होगा। नोव LBJNN। खास तौर पर जनरल बाई के लाइव स्ट्रीम रूम में मौजूद मजाकिया दर्शक। उन्होंने काफी देर तक इंतजार किया लेकिन वह दृश्य नहीं हुआ। जब प्रतियोगिता समाप्त हुई तो उन्होंने अफसोस में अपनी छाती पीट ली। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने खुद से वादा किया। उसी समय राजधानी जिया में रहने वाले जी जिमिंग और रेन किंगकॉन कांप उठे। उन्हें लगा कि दूर देश से कोई ठंडी हवा उनकी ओर आ रही है। प्रतियोगिता के दौरान वांग टेंग ने अपनी ज्वलंत ब्लेड चेतना को भी जागृत किया था और तलवार ब्लेड अग्नि तूफान के अपने विचार को पूरा किया था। उनकी ज्वलंत तलवार की उपस्थिति, धातु की तलवार की उपस्थिति और हवा की उपस्थिति की शक्ति में भी वृद्धि हुई। इससे उन्हें भविष्य में अपनी चेतना के ज्ञान में बहुत मदद मिलेगी। वांग टेंग को अग्नि तत्व आकाश रैंक युद्ध तकनीक, बिग डिपर फ्लेमिंग ब्लेड और बिजली तत्व कौशल शास्त्र लिटिंग फिजिक भी प्राप्त हुआ। एक तो क्यानयुवान संप्रदाय की अंतिम युद्ध तकनीक थी जबकि दूसरी लिटिंग मार्शल हाउस का प्रसिद्ध शास्त्र था। दोनों ही शक्तिशाली युद्ध तकनीक और शास्त्र थे जिन्हें बाजार में नहीं खरीदा जा सकता था, लेकिन वांग टेंग उन्हें गुप्त रूप से प्राप्त करने में कामयाब रहे। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद प्रतिभा के संदर्भ में वांग टेंग की सबसे बड़ी उपलब्धि 2 उन्नत चरण उत्परिवर्तित तत्व प्रतिभाएं थी, उन्नत चरण बर्फ प्रतिभा और उन्नत चरण बिजली प्रतिभा। उन्नत चरण की प्रतिभाओं के लिए साधना की गति मध्यवर्ती चरण की प्रतिभाओं की तुलना में कई गुना तेज थी। ये शुरुआती चरण की प्रतिभाओं की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तेज थी। जी जिमिंग और रेन किंगकॉन को उनकी प्रतिभाओं के कारण प्रतिभाशाली माना जाता था। उनकी साधना की गति सामान्य मार्शल योद्धाओं की तुलना में तेज थी और वे चीजों को बहुत तेजी से समझते भी थे। इन 2 उन्नत चरण प्रतिभाओं के साथ उसकी बर्फ शक्ति और बिजली शक्ति की साधना धीमी नहीं होगी। वांग टेंग ने जी जिमिंग से उन्नत स्तर की तलवार प्रतिभा भी प्राप्त की। जी शियमिंग की तलवारबाजी की कला अपनी पीढ़ी के शिखर पर थी। स्वाभाविक रूप से वह तलवारबाजी की कई विशेषताओं को छोड़ देगा। वांग टेंग ने उसके साथ लड़ते हुए अच्छी फसल काटी थी। वांग टेंग को लगा कि तलवार चलाने के कौशल के बारे में उसकी समझ एक स्तर ऊपर चढ़ गई है। जैसे ही वह तलवार को छूता उसे चलाने की इच्छा होती। कुल मिलाकर यह एक सार्थक यात्रा थी। चैंपियनशिप का खिताब गौण था, उनकी विशेषताएं हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। बेशक चैंपियन के लिए इनाम भी उदार था। इसमें 30,000 पीले स्तर के मध्यम वर्गीय ऊर्जा पत्थर, एक 7 सितारा युद्ध तलवार और 5 सितारा डैन दवा की एक बोतल शामिल थी। यद्यपि ये चीजें अनावश्यक थीं, परंतु अन्य योद्धाओं के लिए ये महंगी संसाधन थीं। कई घंटों बाद विमान डोंगहाई हवाई अड्डे पर उतरा। वांग टेंग और अन्य लोग विमान से उतरे और वापस स्कूल जाने की तैयारी करने लगे।
उसी समय जियाओ यूनिफान और डोंगहाई विश्वविद्यालय के अन्य छात्र दूसरे हवाई जहाज से नीचे आए। वे लोग वांग टेन के साथ ही लगभग उसी समय राजधानी जिया से निकले थे, लेकिन अलग अलग विमानों से गए थे। हुआंगहाई सैन्य अकादमी के पास निजी विमान था, जबकि डोंगहाई विश्वविद्यालय को ये सुविधा नहीं थी। लिन चुहान और तियान शियाओ भी इस विमान में थे। शू वोंटोव का परिवार राजधानी जिया में रहता था, इसलिए वह डोंगहाई वापस नहीं आए क्योंकि उस समय सर्दियों की छुट्टियां थीं। केवल वे दोनों ही आए थे। हवाई जहाज से उतरने के बाद लिन चुहान ने अपनी सहेली को इशारा किया, जल्दी चलो चले। तुम किस बात से डर रहे हो? क्या सीनियर जियाओ हमें खा जाएंगे? तियान जियाओ जानती थी कि लिन चुहान किससे इतनी बेतहाशा बचने की कोशिश कर रहा था। वह चुपके से हंस पड़ी। आप समझ नहीं रहे हैं, ये परेशान करने वाला है, लिन चुहान ने असहाय होकर उत्तर दिया। आप छोटे भाई वांग टेन को बाहर ला सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि सीनियर जियाओ आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे, तियान जियाओ ने कहा। मैं उसके लिए कौन हूं? प्रतियोगिता के दौरान सुर्खियों में खड़े वांग टेन की छवि अनायास ही लिन चुहान के दिमाग में तैर गई। वह हमेशा खुद पर आश्वस्त और गर्वित रही थी, लेकिन अब वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। बेशक, उसकी प्रेमिका तियान जियाओ ने सीधे तौर पर कहा। उसकी गर्लफ्रेंड, उफ, इस बारे में बात करने का ये सही समय नहीं है। चलो चलते हैं। लिन चुहान ने तियान शियाओ को खींचा और भागने की कोशिश की। हालांकि वास्तविकता हमेशा किसी की इच्छाओं को कुचल देती है। इस समय जियो यूनिफान की आवाज उनके पीछे से आई। जूनियर बहन लिन चुहान अपना चेहरा ढकना चाहती थी और दिखावा करना चाहती थी कि उसने कुछ नहीं सुना। उसने तियान शियाओ को खींच लिया और भीड़ में घुस गई। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, शियाओ यूनिफान और उसके दोस्त उनके पास आ गए। जूनियर सिस्टर लिन, तुम भाग क्यों रही हो? क्या तुम वापस स्कूल जा रही हो? हमारे पास बाहर एक कार इंतजार कर रही है, क्यों न हम साथ चलें? जियो यूनिफान को नहीं पता था कि लिन चुहान उसे चकमा दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए आगे आया। कोई बात नहीं, हम स्कूल वापस नहीं जा रहे हैं। चूंकि सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं, लिन चुहान ने अजीब तरीके से जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर से कह सकता हूं कि वह आप लोगों को घर भेज दे। जियो यूनिफान ने हार मानने से इनकार कर दिया। हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। लिन चुहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लिन चुहान। भीड़ के बाईं ओर से किसी ने उससे आवाज दी। जियाओ यूनिफान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वह इस आवाज से बहुत परिचित था, यहाँ तक कि मरते दम तक भी उसे यही याद रहेगा। तुम शैतान जैसे दिखते हो। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। जबकि जियो यूनिफान अपनी बुरी यादों में डूबा हुआ था, लिन चुहान की आंखों में खुशी झलक रही थी। उसने अपना सिर घुमाया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने दूर से एक जानी पहचानी शख्सियत को आते देखा। वह वांग टेन था। हान झू और हुआंगहाई सैन्य अकादमी के अन्य छात्र उसके पीछे पीछे थे। तो मैं सही था, मुझे लगा कि मैंने गलती की है। वांग टेन को आश्चर्य हुआ जब उसने लिन चुहान को देखा। मैं प्रतियोगिता देखने के लिए राजधानी जिया गया था, लिन चुहान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वांग टेन ने सिर हिलाया और आगे कहा, क्या तुम वापस जा रहे हो? मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा। NOWELLBEIN.CO। ठीक है, लिन चुहान ने सिर हिलाया और तुरंत सहमति जताई। चलो चलें। वांग टेन ने पलट कर देखा। फिर उसने दिखावा किया कि उसने अभी अभी जियाओ यूनिफान को देखा है और कहा, अरे, क्या ये डोंगहाई यूनिवर्सिटी से सीनियर जियाओ नहीं है? तुम यहाँ क्यों हो? लगता है कि हम किस्मत वाले हैं। अपने सिर भाग्य। यह एक घातक भाग्य था। एड्स बाय पब फ्यूचर। जियो यूनिफान को ऐसा महसूस हुआ कि उसका सिर घूम रहा है और वह मन ही मन कोस रहा है। हालांकि वांग टेन के सामने वह केवल अजीब तरह से हंस सकता था और कह सकता था, हा, जूनियर भाई वांग टेन, हम भी अभी राजधानी जिया से वापस आए हैं। ये सिर्फ एक संयोग है। मैं समझ गया, प्रतियोगिता अभी अभी समाप्त हुई है। सीनियर जियाओ को वापस जाकर ठीक से आराम करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातचीत नहीं करूंगा, वांग टेन ने स्पष्ट कहा। वह उसके साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। हाँ, तुम सही हो, मुझे वापस जाकर आराम करना चाहिए, जियो यूनिफान ने अजीब तरीके से जवाब दिया। तो फिर अलविदा। वांग टेन ने अपनी मुठ्ठियां बंद करके विदा ली।
फिर वह लिन चुहान और उसकी सहेली को ले गया। उनके जाने के बाद जियाओ यूनिफान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे घिनौनी हो गई। लिन चुहान के रवैये से उसे पता चल गया कि उसके पास कोई मौका नहीं था। अगर कोई और होता तो वह उसके लिए लड़ता और डटकर मुकाबला करता, लेकिन वह वांग टेंग था। उसे उससे छीनने का भरोसा नहीं था, या यूं कहें कि उसकी हिम्मत नहीं थी। हाँ, उस बिगड़ेल लड़के से बात करना आसान था, लेकिन वह अपने कार्यों में क्रूर था। उसे उस समय वांग टेंग की मुस्कुराहट साफ साफ याद थी। उसने कहा था कि वह नरमी से पेश आएगा, लेकिन उसने उस पर ईंट को बेरहमी से पटक दिया था, मानो वह नरक से आया शैतान हो। छी, वह इतना घमंडी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक चैंपियनशिप नहीं है? कौन जानता है कि भविष्य में उसका क्या होगा? लिन चुहान हमारे कैंपस की सुंदरी है, हमें उसे क्यों देना चाहिए? डोंगहाई यूनिवर्सिटी की एक छात्रा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और गुस्से में शिकायत की। जियो यूनिफान ने कड़वी मुस्कान दी। सिर्फ एक चैंपियन? उसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? जियाओ यूनिफान ने अपने बगल में बैठे छात्र की ओर देखा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह आदमी बहुत भोला था। राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल थीं। एक बार कोई चैंपियन बन जाता है तो वह लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ जाता है। इस खिताब का अपना महत्व था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा प्रतियोगिता जीतने के बाद हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी उसे और भी अधिक महत्व देगी। वे भविष्य में उसे सेना में भर्ती करवाएंगे और शायद उसके लिए रास्ता भी तय करेंगे। उनके जैसे आम छात्रों को उच्च पद पाने के लिए कुछ साल तक अलग अलग गुटों में घुलना मिलना पड़ता था। अगर उनकी परिस्थितियां थोड़ी बेहतर होती तो वे किसी संगठन में शामिल हो सकते थे और वहां से आगे बढ़ सकते थे। ये दोनों रास्ते अतुलनीय थे। प्रतिभा के मामले में भी कोई तुलना नहीं थी। वांग टेंग ने देश की सभी युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं को मात दे दी थी। वह सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री को भी उससे बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने कहा था कि वह सामान्य स्तर तक पहुंच सकता है। सामान्य मंच किसका प्रतिनिधित्व करता था? वे इस युग के सबसे शक्तिशाली लोग थे। समाज में उनका दर्जा सबसे ऊंचा था और उनके पास बेशुमार दौलत और संसाधन थे। उनके और आम योद्धाओं के बीच जमीन आसमान का अंतर था। हालांकि शियाओ यूनिफान चुप रहा। ये छात्र उसके पक्ष में बोल रहा था। अगर वह खंडन करता तो दोनों पक्ष नाखुश होते। ऐसी कई बातें थीं जो वह नहीं कह सकता था। ऐसी कई बातें थीं जिन्हें आप सिर्फ शब्दों से नहीं समझ सकते थे। उन्हें समझने के लिए आपको समाज का व्यक्तिगत अनुभव करना होगा। कार में वांग टेंग ने लिन चुहान से पूछा, तुम उस आदमी के साथ क्यों थे? इससे पहले कि लिन चुहान जवाब दे पाती, तियान शियाओ ने उसे बीच में ही टोक दिया। हम उससे विमान में मिले थे। वह हमें परेशान करता रहा। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। वह अच्छा इंसान नहीं है, वान बैकू ने अचानक कहा। सच में, मुझे लगता है कि सीनियर जियाओ काफी अच्छे आदमी हैं। तियान जियाओ को वान बैकू की बातों से थोड़ा दुख हुआ। जियाओ यूनिफान यूनिवर्सिटी में उनका सीनियर था। अगर दूसरे लोग उनके सामने उसके बारे में बुरा बोलेंगे तो वे भी अच्छे नहीं दिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने उसका दूसरा पहलू नहीं देखा है, वान बैकू ने व्यंग्य किया। अगर तुम एक दिन जिंगवू महाद्वीप जाओ और उसके साथ मिलकर काम करो तो तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगे कि वह कितना षड्यंत्रकारी है। तियान जियाओ ने जब देखा कि वान बैकू उसके विचार में कितना दृढ़ था तो वह झिझकी। सच में, एड्स बाय पब फ्यूचर। तुमसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मैं तुम्हें सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ। ये तुम पर निर्भर है कि तुम मुझ पर विश्वास करना चाहती हो या नहीं। तुम जैसी भोली भाली औरतें उसके हाथों बहुत बुरी तरह से पीड़ित होंगी। वान बैकू ने तियान शियाओ के इस वाक्य को पूरा करने के बाद उसे अनदेखा कर दिया। बस सावधान रहना, वान टेंग ने कहा। लिन चुहान और तियान शियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया और फिर कोई फटकार नहीं लगाई। वान टेंग ने लिन चुहान और तियान जियाओ को घर भेज दिया। लिन चुहान ने कार से उतरते ही चिंता से वान टेंग की ओर देखा। उसने समझाया, सीनियर जियाओ और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मैं उनसे विमान में मिली थी। वह मेरा पीछा करते रहे। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा, वान टेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। मेरा यह मतलब नहीं है। आप जो चाहे मान सकते हैं। लिन चुहान के कान लाल हो गए और वह भाग गई। वान टेंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह अपनी कार में वापस गया और स्कूल चला गया। जूनियर वान टेंग, क्या वह आपकी गर्लफ्रेंड है? वान बैकू ने उसे आंख मारी।
कितनी ईर्ष्या हो रही है। पहले साल में ही तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, वो भी बहुत खूबसूरत। हान झू ने गंभीर स्वर में विलाप किया। वांग टेंग ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे हैं। आपके सीनियर भी एक पुरुष हैं, हान झू ने असहाय होकर कहा। बड़ी बहन वान सिंगल है, तुम उस पर विचार क्यों नहीं करते? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। मैं उसके जैसा बोरिंग आदमी ढूंढने से बेहतर अकेली रहना पसंद करूंगी। वान बैकुंठ ने नाक भान सिकोड़ी। हान झू। वांग टेंग जोर से हंस पड़े। जब वे विश्वविद्यालय पहुंचे तो पेंग युवानशान ने उन्हें बुलाया। पेंग युवानशान और अन्य शिक्षक कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो वे सीधे विषय पर आ गए। आपने इस राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हमारे स्कूल को गौरव दिलाया। मैं इसे आपके पोर्टफोलियो में रखूंगा। प्रतियोगिता में बहुत समय लगा और नया साल लगभग आ गया है। वापस जाओ और अपने परिवारों के साथ जाओ। एक खुशहाल छुट्टी मनाओ। हम वापस आने के बाद भविष्य की व्यवस्थाओं के बारे में बात कर सकते हैं। यह नया साल है। आखिरकार वांग टेंग को समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वापस लौटते समय सड़कें ज्यादा व्यस्त लग रही थीं। हर कोई मुस्कुरा रहा था। छात्र घर जाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने एक दूसरे को विदाई दी और स्कूल से चले गए। 375 पापा, युग बदल गया है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। स्कूल से निकलने के बाद वांग टेंग ने एक टैक्सी बुलाई और डियर गार्डन चला गया। वांग टेंग ने कार की खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे लाल लालटेन लटकी हुई थी। शुभ रंग लाल हर जगह दिखाई दे रहा था। सड़कों पर पैदल चलने वालों के चेहरों पर खुशी के भाव थे। चारों ओर शांति और खुशी झलक रही थी। ये दृश्य देखकर वांग टेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही कारण था कि कई मार्शल योद्धा पर्दे के पीछे चुपचाप काम करने को तैयार रहते थे। यह एक नया युग था, लेकिन हर युग में ऐसे कई लोग थे जो चुपचाप समय को आगे बढ़ा रहे थे। समाज में शांति बनाए रखने के लिए किसी को बोझ उठाने की आवश्यकता थी। आम नागरिकों के लिए युद्ध और मौतें उनकी पहुंच से बहुत दूर थीं। वे उन्हें देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वे कितने भयानक थे। कई मार्शल योद्धाओं को लगेगा कि उनके प्रयास सफल हो गए हैं, जब नागरिक अपना जीवन ठीक से जीने में सक्षम हो गए हैं और एक निर्बाध नया साल मना रहे हैं। हुआंग हाई मिलिट्री अकादमी के वांग टेंग राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। ड्राइवर रेडियो सुन रहा था। उसने कहा, राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है। वांग टेंग ने चैंपियनशिप जीतकर वास्तव में हमारे शहर को सम्मान दिलाया है। वांग टेंग ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया। मिस्टर, आप राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पर भी ध्यान देते हैं। बेशक, मार्शल आर्ट का चलन बढ़ता जा रहा है और मेरे जैसे आम लोग भी इसके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि मार्शल आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सरकार ने इस राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए इतना समय और जनशक्ति खर्च की। ड्राइवर ने जवाब दिया। मिस्टर, आप बहुत होशियार हैं। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। उसने उसे अंगूठा दिखाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हा, नौजवान, तुम हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी से निकले हो। क्या तुम वहां के छात्र हो? ड्राइवर ने पूछा। हाँ। ऐसी स्थिति में क्या आप वांग टेंग को जानते हैं? ड्राइवर ने पूछना जारी रखा। हाँ, हम सहपाठी हैं, वांग टेंग ने जवाब दिया। वाह, तुम्हारा सहपाठी बहुत प्रभावशाली है। जल्दी से मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। आधे घंटे बाद वांग टेंग डियर गार्डन के बाहर उतरा। ड्राइवर को टैक्सी लेकर जाते देख वह हंसा और सिर हिलाया। उन्होंने ड्राइवर से बहुत देर तक बातचीत की। ड्राइवर ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मार्शल आर्ट के बारे में बहुत उत्सुक था। युवा मास्टर वांग। गार्ड ने वांग टेंग को देखते ही उसे तुरंत अंदर जाने दिया। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने गार्ड का अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। फिर वह हिरन उद्यान में चला गया। ये कठिन नहीं है, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जब गार्डों ने वांग टेंग को देखा तो बेकाबू होकर टिप्पणी की, मैंने सुना है कि यंग मास्टर वांग राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन थे। प्रभावशाली। ये सही है, वह राष्ट्रीय चैंपियन है। मैंने सुना है कि चैंपियनशिप जीतना आसान नहीं है। मैंने लाइव प्रसारण देखा। हे भगवान, वह दृश्य अद्भुत था। वह बहुत शक्तिशाली है। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। वांग टेंग घर में आया और हमेशा की तरह अपने माता पिता को आवाज लगाई। एड्स बाय पब फ्यूचर।
छोटा टेंग वापस आ गया है। ली ज्यूमेई बहुत खुश थी। वह रसोई से बाहर चली गई और अपने हाथों को अपने एप्रन पर पोंछा। फिर उसने वान टेंग को खींचा और कहा, आओ, मैं देखती हूँ कि तुम घायल तो नहीं हो। मुझे चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ। वान टेंग ने ली ज्यूमेई को उसे खींचने की अनुमति दी। ये बहुत बढ़िया है। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हारी प्रतियोगिता देखने गए थे। मैच बहुत ही रोमांचक थे। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया था, ली ज्यूमेई ने डरते हुए कहा। आप प्रतियोगिता देखने के लिए कैपिटल जिया गए थे? वान टेंग हैरान था। तुम्हारी माँ और मैं कल रात वापस आ गए। वांग शेंगुओ लिविंग रूम से बाहर चला गया। पिताजी, वांग टेंग ने उनका अभिवादन किया। फिर उन्होंने ली ज्यूमेई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है। आपका बेटा बहुत शक्तिशाली है। मुझे कौन चोट पहुंचा सकता है? तुम अभी भी शेखी बघार रहे हो, ली ज्यूमेई ने उसे डांटा। हालांकि जब उसे याद आया कि वांग टेंग राष्ट्रीय चैंपियन था तो उसे गर्व महसूस हुआ। वांग टेंग ने हंसकर कहा, ठीक है, जल्दी से आराम करो, मैं वापस रसोई में जाऊंगा। ली ज्यूमेई खाना बनाना जारी रखने के लिए वापस लौटी। वांग शेंगुओ और वांग टेंग लिविंग रूम में बैठ गए। दो कहाँ है? मैंने उसे नहीं देखा, वांग टेंग ने पूछा। वह ऊपर सो रही है। वांग शेंगुओ मुस्कुराया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता किस लिए है? उन्होंने इस प्रतियोगिता को जनता के सामने क्यों प्रदर्शित किया? जैसी कि उम्मीद थी, वांग शेंगुओ जैसे चतुर और अनुभवी व्यक्ति ने तुरंत समस्या की जड़ को पहचान लिया। वांग टेंग ने झिझकते हुए धीरे से जवाब दिया, पिताजी, समय बदल गया है। ये युग किस ओर जा रहा है? वांग शेंगुओ ने भौहें सिकुड़ी। चिंता मत करो, चाहे ये कहीं भी जा रहा हो, कोई न कोई रास्ता साफ कर ही देगा, वांग टेंग ने कहा। आपका क्या हाल है? वांग शेंगुओ ने पूछा। मैं, वांग टेंग ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। एक दिन मेरे पास सभी की रक्षा करने की ताकत होगी। आपको बस अपनी सेवानिवृत्ति का इंतजार करना है। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग शेंगुओ को वांग टेंग को देखते ही उलझन महसूस हुई। उसका बेटा बड़ा हो गया है। अब वह इस परिवार की रक्षा कर सकता है। उसे खुश होना चाहिए। उनके कई दोस्तों को पता था कि उनका बेटा राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का चैंपियन था। उन्हें पता था कि वह एक शक्तिशाली मार्शल योद्धा था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद उनके कई व्यापारिक साझेदारों ने उन्हें बधाई देने के लिए विशेष रूप से फोन किया। यहाँ तक कि जिन कुलीन परिवारों ने अतीत में अपने वांग परिवार को तुच्छ समझा था, वे भी उन्हें बातचीत करने और सहयोग के अवसर तलाशने के लिए बुलाते थे। इन सब बातों से उसे गर्व महसूस हुआ। लेकिन जब भी उसे योद्धाओं के बीच होने वाले डरावने मुकाबलों की याद आती तो उसका दिल चिंता से भर जाता। मार्शल योद्धा अपनी ताकत से चट्टानों को चकनाचूर कर सकते थे। ज्यादा शक्तिशाली लोग प्रकृति की शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो दुनिया को उलट-पुलट कर सकती थी। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति पर इस हमले के क्या परिणाम होंगे। लेकिन वह क्या कह सकता था? उसका बेटा पहले ही मार्शल आर्ट का रास्ता चुन चुका था और एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुका था। भविष्य में वह निस्संदेह सेना में शामिल होगा। उसका भविष्य उज्जवल था। क्या उसे अपने बेटे को रोकना चाहिए था? मुझे मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारी माँ और मैं बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम सुरक्षित रहोगे। तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमारी देखभाल करोगे, वांग शेंगुओ ने कहा। चिंता मत करो, मुझे भी मौत से डर लगता है। मैं निश्चित रूप से सबसे लंबे समय तक जीने वाला व्यक्ति बनूंगा, वांग टेंग ने कहा। सचमुच? वांग शेंगुओ हंसी और आंसू के बीच फंस गया। बहुत जल्द ली ज्यूमेई ने भोजन तैयार करना समाप्त कर दिया। वे खाने की मेज के चारों ओर बैठे और माहौल सौहार्दपूर्ण था। डोडो भी उठ गई, लेकिन वह अभी भी अचंभित थी। उसने वांग टेंग को देखा और सोचा कि वह सपना देख रही है। उसने अपनी आंखें रगड़ी और कहा, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैंने सपना देखा कि बड़े भाई वापस आ गए हैं। ली ज्यूमेई और वांग शेंगुओ जोर से हंस पड़े। डोडो, अपने गालों को चुटकी से दबाओ। क्या ये दर्दनाक है? डोडो ने बिना सोचे समझे उसके गालों पर चुटकी काटी। वह चिल्लाई, आउच। उसकी प्रतिक्रिया पर सभी हंस पड़े। भोजन का समापन हंसी के शोर के साथ हुआ। रात में वांग टेंग अपने बेडरूम में बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। खिड़की से हल्की चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे सब कुछ अवास्तविक लग रहा था।
ऐसा लग रहा था जैसे घर पर एक अलग ही दुनिया हो, मार्शल आर्ट से बहुत दूर एक जगह। वह अपने माता पिता की आवाजें, टेलीविजन पर प्रसारित समाचारों की ध्वनि और दो की खुशी भरी हंसी सुन सकता था। सब कुछ शांतिपूर्ण और शांत लग रहा था। वांग टेंग ने अपनी आंखें बंद की और कोमल चांदनी के नीचे स्वप्नलोक में चला गया। वह इस शांति की रक्षा करेगा। वह किसी को भी इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। नए साल से पहले दौरा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। घर वापस आने के बाद वांग टेंग का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया और उसने सारा तनाव दूर कर दिया। वह अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक सोता रहा। ली ज्यूमेई ने भी उसे नहीं जगाया। उसे लगा कि स्कूल में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत थका देने वाला होगा, इसलिए उसे घर पर ठीक से आराम करना चाहिए। इसके अलावा वह शायद ही कभी घर आता था। सुबह 9:30 बजे वांग टेंग अपने कमरे में जागा। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और होश में आने में कुछ पल लगा। वह घर पर था। वह अपना सिर हिलाकर हंसा। फिर उसने अपनी पीठ को फैलाया और जम्हाई लेते हुए बाथरूम में चला गया। फ्रेश होने के बाद वह नीचे चला गया। जब ली शियुमेई ने उसके कदमों की आवाज सुनी तो वह मुस्कुराते हुए रसोई से बाहर चली गई। तुम जाग गए हो, तुम थोड़ा और आराम क्यों नहीं कर लेते? वांग टेंग ने कहा, मैं अब सो नहीं सकता, मुझे जल्दी उठने की आदत हो गई है। ली जिमेई ने दुख जताते हुए कहा, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना थका देने वाला है। कोई कष्ट नहीं तो कोई लाभ नहीं। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ली शियुमेई ने अपना नाश्ता निकाला। उसमें कांजी, तले हुए आटे के पकौड़े, स्टीम्ड बंस और कई अन्य व्यंजन थे। खुशबू सूंघते ही वांग टेंग तुरंत बैठ गया और खाना खाने लगा। स्वादिष्ट। ये तो सिर्फ खिचड़ी और तले हुए आटे के पकौड़े हैं। इनमें इतना स्वादिष्ट क्या है? ली ज्यूमेई ने प्यार से मुस्कुराया। ये सही नहीं है। बाहर के खाने की तुलना घर के खाने से कैसे की जा सकती है? वांग टेंग ने तले हुए आटे के पकौड़े को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी आवाज दबी हुई थी। आज चंद्र कैलेंडर के 12वें महीने की 24 तारीख है। मैं आपके खाने के लिए और भी स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी, ली ज्यूमेई ने कहा। ये तो 24 तारीख हो गई। वांग टेंग चौंका। आप क्या सोचते हैं? समय निश्चित रूप से उड़ता है, वांग टेंग ने कहा। सचमुच, उसे पुनर्जन्म लिए हुए आधा साल बीत चुका था। हालांकि वांग टेंग को ऐसा लग रहा था मानो एक पीढ़ी बीत गई हो। यह अवास्तविक था। नाश्ते के बाद वांग टेंग अपने घर से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका आत्माज्वाला भूत कौवा लिटिल व्हाइट आंगन में दो के साथ खेल रहा था। आप वापस आ गए हैं। कांव कांव। जैसे ही वांग टेंग प्रकट हुआ, लिटिल व्हाइट उस पर कांव कांव करने लगा। हाल ही में उसने लिटिल व्हाइट को छोड़ दिया और उसे खुद की देखभाल करने दिया। जब तक वह बहुत दूर नहीं उड़ जाता तब तक उसे किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी होता तो वांग टेंग आध्यात्मिक पालतू जानवर के संपर्क के माध्यम से उसे पहले ही जान लेता। यह कोई समस्या नहीं होगी। जैसे जैसे इसकी क्षमता बढ़ती गई, लिटिल व्हाइट का आकार भी बढ़ता गया। अब डोडो अपनी छोटी सी आकृति को उसके शरीर पर रख पाने में सक्षम थी। उस समय लिटिल व्हाइट डोडो को अपनी पीठ पर हवा में उड़ा रहा था। छोटी लड़की खुशी से हंस रही थी। लिटिल व्हाइट बहुत होशियार था। उसे पता था कि बच्चे की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसलिए वांग टेंग को चिंता नहीं थी। डोडो ने वांग टेंग को देखते ही लिटिल व्हाइट की पीठ थपथपाई। वे जमीन पर गिरे और वह वांग टेंग पर झपटी। भाई, लिटिल व्हाइट बहुत मजेदार है। लड़की खुशी से चमक रही थी, उसका माथा पसीने से तर था। ये बच्ची मोटी हो गई लगती थी। उसके गाल गोल और मोटे थे जिससे वांग टेंग बेकाबू होकर उन्हें दबा रहा था। क्या तुम हाल ही में सिर्फ खाना और सोना ही कर रही हो? तुम बहुत मोटी हो गई हो, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, नहीं, मैं नहीं जानता। मैं भी मार्शल आर्ट का अभ्यास करता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा। डोडो वांग टेंग की बाहों से मुक्त हो गई और अपने रेडियो अभ्यास का अभ्यास करने लगी। वो हर बार अपनी मुट्ठी बांधते समय चिल्लाती थी। ये वही था जो वांग टेंग ने उसे पहले सिखाया था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे यह बात अच्छी तरह याद थी। अब उसका रूप बहुत ज्यादा आकर्षक था। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने उसके माथे से पसीना पोंछने में उसकी मदद की और कहा, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। मुझे नहीं पता था कि हमारा डोडो इतना प्रतिभाशाली है।
तुमने बहुत बढ़िया किया। सच में। वांग टेन की तारीफ सुनकर डोडो की बड़ी बड़ी आंखें चमक उठी। वह उसे पहचानने की उम्मीद में उसकी ओर देखने लगी। बेशक, वांग टेन मुस्कुराया और कहा, भाई, क्या आप डोडो को कुछ अधिक शक्तिशाली बात सिखा सकते हैं? डोडो ने उम्मीद से पूछा। हाँ, लेकिन आपको अभी भी रेडियो अभ्यास का अभ्यास करना होगा। आपको इसमें कुशल होने की आवश्यकता है, वांग टेन ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं तब तक अभ्यास जारी रखूंगी जब तक कि मैं इससे पूरी तरह परिचित नहीं हो जाती। डोडो ने गंभीरता से अपना छोटा सिर हिलाया। अच्छी लड़की। फिर वांग टेन ने छोटी लड़की के साथ उसके अभ्यास में भाग लिया। अब उसके लिए कई चीजें आसान हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने डोडो को धैर्यपूर्वक पढ़ाया और उसकी छोटी छोटी गलतियों को सुधारा। वांग टेन पूरे दिन अपने परिवार के साथ रहे। अगली सुबह उन्होंने ली जिमेई का अभिवादन किया और अपनी कार में जाने के लिए तैयार हो गए। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? ली जिमेई जल्दी से बाहर चली गई। उसकी आंखों में एक अस्पष्ट चमक थी क्योंकि वह वांग टेन को गौर से देख रही थी। मैं अपने सहपाठी से मिलने जा रहा हूँ, वांग टेन ने लापरवाही से उत्तर दिया। आप लिन चुहान से मिलने जा रहे हैं, है ना? ली जिमेई ने एक जानकार भाव व्यक्त किया। तुम्हें कैसे पता? वांग टेन ने अपना माथा छुआ। कभी कभी वह अपनी माँ की छठी इंद्री की सटीकता की प्रशंसा करता था। वह एक जासूस की तरह थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी माँ को बेवकूफ बना सकते हो? रुको, ली जिमेई ने अंदर भागने से पहले उसे एक घमंडी नजर से देखा। माँ, तुम क्या कर रही हो? वांग टेन ने उसके पीछे से आवाज लगाई। हालांकि उसने केवल ली जिमेई की जल्दबाजी भरी पीठ देखी। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वह अपनी माँ के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 10 मिनट बाद ली जिमेई अपने हाथ में कई बैग लेकर बाहर आए। उसने यात्री सीट का दरवाजा खोला और बैग को कार में ठूंस दिया। ये क्या है? वांग टेन हैरान था। ये तुम्हारे पिताजी को दूसरों से मिले उपहार हैं। हमें इनका भरपूर आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए इन्हें अपने साथ ले आओ। तुम बेवकूफ, तुम दूसरों के पास खाली हाथ कैसे जा सकते हो? अगर मैं तुम्हारी होने वाली सास होती तो मैं बहुत क्रोधित होती, ली जिमेई ने उसे डांटा। वांग टेन, भावी सास। उसकी माँ ने तो इतनी दूर तक सोचा था। चलो, ली जिमेई ने बैग नीचे रखकर और दरवाजा बंद करने के बाद उससे आग्रह किया। वांग टेन ने अपनी नाक को छुआ और कार भगा दी। ऐसे समय में अपनी माँ का खंडन न करना ही बेहतर है। ये बेकार है। उसके सारे संघर्ष व्यर्थ हो जाएंगे। लिन चुहान के घर जाते समय वांग टेन ने यात्री की सीट पर रखे उपहारों पर नजर डाली और असहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह 2 जिंदगियां जी चुका था, लेकिन इस तरह के मामलों में यह उसका पहला अनुभव था। जल्द ही वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया और कार पार्क कर दी। वांग टेन ने सारे बैग उठाए और लिन चुहान के घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पड़ोसियों ने उत्सुकता से उसे देखा। वे गपशप करते हुए लग रहे थे। लिन चुहान के परिवार के पास एक छोटी सी सुविधा वाली दुकान थी। नया साल आने वाला था, इसलिए व्यापार खूब फल फूल रहा था। लिन चुहान अपनी माँ की दुकान में मदद कर रही थी। मदर लिन की नजरें तेज थीं। जैसे ही वांग टेन पास आया, उसने उसे देख लिया। उसने अपने ग्राहक को अनदेखा किया और तुरंत वांग टेन का स्वागत किया। वांग टेन, तुम यहाँ हो? आंटी, मैं आपसे मिलने आया था। वांग टेन मुस्कुराया और उपहार उसे दे दिया। इतने सारे उपहार लाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे की कितनी बर्बादी है। मदर लिन वांग टेन को पैसे की बर्बादी के लिए दोषी ठहराती रही, लेकिन वह अपनी मुस्कान नहीं छिपा सकी। उसने उसे घर के अंदर खींच लिया। ये कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें घर से लाया था, इसलिए मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। यह विचार ही मायने रखता है ना? जब मैं बाहर आया तो मैं इसके बारे में भूल गया। मेरी माँ ही थी जिसने मेरे लिए इसे तैयार किया था, वांग टेन ने जवाब दिया। तुम्हारी माँ को पता था कि तुम यहाँ आ रहे हो? मदर लिन को आश्चर्य हुआ। वह लंबे समय से जानती है। आखिरकार मेरे पिता ही थे जिन्होंने मेरे प्रधानाध्यापक से चौहान को मेरे टेबल बडी के रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहा था, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चंगा। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। माँ लिन ने राहत की सांस ली। वांग टेन के माता पिता लिन चुहान के अस्तित्व के बारे में जानते थे और उन्हें उसके बारे में अच्छी धारणा थी। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई।
वह जानती थी कि वांग टेन का परिवार अमीर था, इसलिए उसे डर था कि उसके माता पिता उन्हें नीची नजर से देखेंगे। हालांकि ऐसा लगता है कि उसके माता पिता उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे दोनों युवाओं के बीच कोई बाधा नहीं बनेंगे। एक माँ अपनी बेटी को सबसे अच्छी तरह जानती है। माँ लिन बता सकती थी कि लिन चौहान ने वांग टेन के साथ अलग व्यवहार किया था। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद थी कि उनका अंत अच्छा होगा। मदर लिन ने वांग टेन को घर के अंदर खींच लिया और लिन चौहान से कहा, चौहान, काम करना बंद करो। वांग टेन यहाँ है। तुम यहाँ क्यों हो? लिन चौहान ने ग्राहक का सामान उठाया और पैसे एकत्र किए, फिर मुड़कर वांग टेन से बात की। क्या तुम भूल गए जो मैंने तुमसे कहा था? वांग टेन ने पूछा। लिन चौहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे याद आया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। तुम यहाँ चुक्सिया के लिए हो। चुक्सिया के बारे में क्या? मदर लिन ने उत्सुकता से पूछा। चौहान ने तुम्हें नहीं बताया? वांग टेन ने आश्चर्य से पूछा। मैंने माँ को नहीं बताया। मुझे डर था कि वह जल्द ही खुश हो जाएंगी, लिन चौहान ने समझाया। फिर उसने माँ लिन से कहा, माँ, वांग टेन ने चुक्सिया का इलाज खोज लिया है। सचमुच? मदर लिन चौंक गई और वे वांग टेन को अचंभित होकर देखने लगी। हाँ, वांग टेन ने सिर हिलाया। मदर लिन ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगे। माँ, तुम क्यों रो रही हो? यह अच्छी बात है, लिन चौहान ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। वह आगे बढ़ी और अपनी माँ को गले लगा लिया। मैं खुश हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ। मैं रोई नहीं। मदर लिन ने अपने आंसू पोंछे। चलो चलें, हमें कोशिश करनी चाहिए, वांग टेन ने कहा। ठीक है। मदर लिन उत्साहित थी। लिन चौहान ने भी अपने दिल की खुशी को दबाते हुए सिर हिलाया। उसने दुकान बंद की और वांग टेन को ऊपर ले आए। जब वे लिन चुक्सिया के कमरे के सामने पहुंचे तब तक वह शोरगुल सुन चुकी थी। उसने उम्मीद भरी नजरों से वांग टेन की ओर देखा और घबराई हुई आवाज में पूछा, जीजाजी, क्या आपको वाकई इलाज मिल गया? वांग टेन मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे चंद्रग्रहण विष शास्त्र निकाला। उसने इसे लिन चुक्सिया को दे दिया। इस शास्त्र पर एक नजर डालें। अगर आपको कुछ समझ में न आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वांग टेन ने कहा। चंद्रग्रहण विष शास्त्र। लिन चुक्सिया ने जब शास्त्र का नाम देखा तो वह बहुत खुश हुई। उसने तुरंत किताब खोली। यह उसका पहला मौका था जब वह बल कौशल शास्त्र की साधना कर रही थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी कई चीजें थीं जो उसे समझ में नहीं आईं। वांग टेन ने धैर्यपूर्वक उसके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। पूरी प्रक्रिया आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली। लिन चुक्सिया ने आखिरकार चंद्रग्रहण विष शास्त्र की पूरी किताब को पचा लिया। वांग टेन के मार्गदर्शन में वह क्रॉस लेग बैठ गईं। लिन चौहान और मदर लिन घबरा गए। वे लिन चुक्सिया से भी ज्यादा तनाव में लग रहे थे। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर कोई समस्या होगी तो हम समय रहते उसका समाधान कर लेंगे, वांग टेन ने उसकी आशंका को देखते हुए उसे आश्वस्त किया। ठीक है। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया। उसने वांग टेन के चेहरे पर कोमल मुस्कान देखी और सहज महसूस किया। गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। चंद्रग्रहण विष शास्त्र के आधार पर उसने अपने शरीर में विष शक्ति का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया और उसकी साधना शुरू हो गई। लिन चुक्सिया ने साधना अवस्था में प्रवेश करने से पहले 10 मिनट से अधिक समय बिताया। वांग टेन ने जहरीली शक्ति की गति को महसूस करने के लिए एक हाथ उसकी पीठ पर रखा। ये दुर्घटनाओं को रोकने के लिए था। सौभाग्य से लिन चुक्सिया प्रतिभाशाली थी। हालांकि उसका पहला साधना सत्र थोड़ा धीमा था, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। उसके शरीर में जहरीली शक्ति शास्त्र द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करती थी और उसके बल नाभिक में प्रवाहित होने से पहले उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होती थी। वांग टेन ने मन ही मन राहत की सांस ली। ये सब उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से हो गया। लिन चौहान ने उसे लिन चुक्सिया की पीठ से अपना हाथ हटाते हुए देखा। उसने घबरा कर पूछा, वह कैसी है? चिंता मत करो, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, वांग टेन ने जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है। लिन चौहान और मदर लिन ने राहत की सांस ली। वे तीनों चुपचाप किनारे पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। निष्क्रिय रहने के बजाय वांग टेन ने कमरे को देखा। यहाँ कई विशेषता बुलबुले बिखरे हुए थे। जहर बल तारांकन 1-2, दानव कमल विष शरीर 5, जहर बल तारांकन 15, जहर बल तारांकन 20, दानव कमल विष शरीर 8।
उसने उन्हें उठा लिया। सभी गुण बुलबुले वांग टेन के शरीर में विलीन हो गए। उसकी विष शक्ति बहुत बढ़ गई और उसके दानव कमल विष शरीर ने धीरे धीरे आकार ले लिया। जहर बल 335 2000 फोर्थ सितारा। दानव कमल विष शरीर 680/10,000। 1 घंटे से अधिक समय बाद लिन चुहान ने अचानक धीमी आवाज में कहा, चुक्सिया के चेहरे को देखो। वांग टेंग ने लिन चुक्सिया में पहले से ही बदलाव को नोटिस कर लिया था। उसके चेहरे पर जहर के धब्बे धीरे धीरे कम हो रहे थे और उसका चेहरा धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट रहा था। मदर लिन ने लिन चुहान का हाथ पकड़ लिया और उसकी सांस रोक ली। वह बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि उसकी जरा सी हरकत लिन चुक्सिया के बदलाव में बाधा डाल देगी। समय बीतता गया। 1 और घंटा बीत गया। लिन चुक्सिया के चेहरे पर लगे जहर के धब्बे पूरी तरह से गायब हो गए थे और अब एक खूबसूरत चेहरा सामने आया था जो लिन चुहान के चेहरे से थोड़ा मिलता जुलता था। ये चिकना और गोल था जिस पर पहले के बदसूरत धब्बों का कोई निशान नहीं था। लिन चुक्सिया ने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। चुक्सिया। मां लिन ने भावुक होकर अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। मां, बहन, मैं। लिन चुक्सिया को उनके हाव भाव से कुछ अलग महसूस हो रहा था। हालांकि वह अभी भी आशंकित थी। लिन चुहान कमरे से बाहर भागी और जल्दी ही एक आईना लेकर वापस आए। पहले लिन चुक्सिया अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से खुद को हीन समझती थी, इसलिए उसके कमरे में आईना नहीं था। जब लिन चुहान ने उसे आईना दिया तो लिन चुक्सिया ने उसे नहीं लिया। उसने उसे देखने की भी हिम्मत नहीं की। लिन चुहान ने अपना सिर हिलाकर उसे आत्मविश्वास दिया। लिन चुक्सिया ने वांग टेंग और मदर लिन की तरफ देखा, उनके हाव भाव में प्रोत्साहन देखा। उसने हिम्मत जुटाई और आईने के सामने अपना प्रतिबिंब देखने लगी। अगले ही पल उसने एक सुंदर और चिकना चेहरा देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सुंदर चेहरा भी अविश्वास से उसे घूर रहा था। फिर उसका भाव फिर से बदल गया और वह प्रसन्न दिख रही थी। उसका चेहरा बदलता रहा, उसकी जटिल भावनाएं प्रदर्शित करता रहा। लिन चुक्सिया ने अपना चेहरा छुआ। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। माँ और बेटियां एक दूसरे से गले मिली। वे हंसी और रोई, मानो वे अपने कई सालों के दुखों को व्यक्त कर रही हों। वांग टेंग उन्हें थोड़ी जगह देने के लिए धीरे धीरे कमरे से बाहर चले गए। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने गलियारे के अंत में एक काली आकृति चमकती हुई देखी। वांग टेंग झिझका, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ा। उसने दरवाजा धक्का दिया और कमरे में प्रवेश किया। उसने फिर से उस निराश अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। ये लिन चुहान के पिता थे। वह व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके चारों ओर बियर की बोतलें बिखरी हुई थीं। जब वांग टेंग अंदर आया तो उसने अपना सिर नहीं उठाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद उसके मुंह से कर्कश स्वर निकला, धन्यवाद। वांग टेंग को समझ नहीं आया कि क्या कहे। अंत में वह केवल इतना ही कह सका, मुझे यही करना चाहिए। कुछ समय बाद वांग टेंग कमरे से बाहर चला गया। तीनों महिलाओं ने अपना धैर्य वापस पा लिया था और लिन चुक्सिया के कमरे से बाहर आ गईं। मैंने उसे मूर्ख बनाया, मेरा मतलब है मैंने उसे सफलतापूर्वक शिक्षित किया। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। तुम मेरे पिता के कमरे से बाहर क्यों आए? लिन चुहान चौंका। मैं उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं देने गया था। क्यों? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वांग टेंग ने पूछा। सचमुच? मेरे पिता? लिन चुहान उलझन में थी। वह अपने पिता की हालत जानती थी। वह कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। दूसरे लोगों से बातचीत करना तो दूर की बात थी। मदर लिन और लिन चुक्सिया भी हैरान भाव से वांग टेंग को देख रहे थे। वांग टेंग ने उन्हें चिढ़ाना बंद कर दिया और उन्हें बताया कि अभी क्या हुआ था। मदर लिन की नजर तुरंत नर्म हो गई। वह बूढ़ा आदमी अभी भी अपनी बेटी के बारे में चिंतित है। वह इतने सालों से अपने परिवार का बोझ उठा रही थी। ये कहना झूठ होगा कि वह कड़वी नहीं थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी बेटी एक शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश ले चुकी थी और उसकी सबसे छोटी बेटी की रहस्यमय बीमारी ठीक हो गई थी। वह भविष्य में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकेगी। उसे अपने मेडिकल बिलों पर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसकी ज्यादातर चिंताएं दूर हो गई थीं। भले ही फादर लिन ठीक न हो पाए, लेकिन वह अपने दम पर इस परिवार को संभाल सकती हैं। मेरे पिता, उनके लिए भी यह मुश्किल है, लिन चुहान ने कहा। ये सही है माँ, पिताजी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें दोष मत दो, लिन चुक्सिया ने सहमति जताई। ठीक है, ठीक है।
जब तुम सब मेरे आसपास हो तो मैं उसे दोष देने में बहुत आलसी हूँ, मदर लिन ने कहा। वांग टेंग ने कहा, वास्तव में मौजूदा चिकित्सा तकनीक के साथ कृत्रिम अंग प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह सकता है। भविष्य में उसके लिए अपने पैर भी ठीक करना संभव हो सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, इस युग में कुछ भी संभव है। लिन चौहान ने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, एक बार जब मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगी तो हम पिताजी के इलाज के तरीकों के बारे में सोच सकेंगे। मैं भी, जब मैं भविष्य में ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं पिताजी के पैरों का इलाज ढूंढ लूंगा। फिर मैं तुम सबको दुनिया की सैर करवाऊंगा, लिन चुक्सिया ने कहा। तुम्हारे विचार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मदर लिन खुश थी कि उसकी बेटियां समझदार थीं, लेकिन फिर भी उसने आह भरी और कहा, हालांकि तुम्हारे पिता के लिए अपनी किस्मत को स्वीकार करना मुश्किल है। अगर वह अपनी मानसिक बाधा को दूर कर सकता है तो वह पैरों के साथ या बिना पैरों के ठीक से जी सकेगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। एक मार्शल योद्धा के लिए अपने पैर और फोर्स न्यूक्लियस खोना एक बहुत बड़ा झटका था। ये समझा जा सकता था कि फादर लिन मनोवैज्ञानिक आघात से उबरने में असमर्थ क्यों थे। फादर लिन की पीढ़ी मार्शल योद्धाओं का पहला बैच था। पृथ्वी अभी अभी बदली थी, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि उनके लिए मार्शल योद्धा बनना कितना कठिन था। स्वाभाविक रूप से उन्हें समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था। उनके कद के किसी व्यक्ति के लिए सिंहासन से गिरना स्वीकार करना कठिन होगा। उन्होंने फादर लिन के बारे में बात करना बंद कर दिया। मदर लिन ने वांग टेंग को खींचकर कहा, मैं नहीं जानती कि चुक्सिया को ठीक होने में मदद करने के लिए आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मुझे शाम को आपके लिए खाना बनाने दीजिए। आपको रुकना ही होगा। वांग टेंग उसे मना करना चाहता था, लेकिन लिन चौहान ने कहा, रात के खाने के लिए रुको। अगर वह कुछ नहीं करेगी तो मेरी मां सो नहीं पाएगी। जी जाजी, आइए मैं आपको अपनी बंदूक कौशल का परिणाम दिखाती हूँ। लिन चुक्सिया ने वांग टेंग को अपने कमरे में खींच लिया। स्वास्थ्य ठीक होने के बाद वह और भी मुखर हो गई। उसे अब दूसरे लोगों से बातचीत करने की चिंता नहीं रहती थी। पहले जब उसकी बहन और माँ उसके करीब आना चाहती थीं, तो उन्हें बहुत सावधान रहना पड़ता था। हालांकि वे उसे छू तो सकती थीं, लेकिन अब की तरह खुलकर नहीं कर सकती थीं। इन सभी चीजों ने उनकी जीवन शैली को प्रभावित किया था। हालांकि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं माँ की दिन में मदद करूंगी। जाओ और खुद भी कुछ मौज मस्ती करो। लिन चौहान किराने का सामान खरीदने और डिनर बनाने के लिए माँ लिन के साथ नीचे गया। वांग टेंग ने अपनी नाक को छुआ। उसने देखा कि लिन चुक्सिया अपनी दराज से खिलौना बंदूक निकाल रही है। लिन चुक्सिया ने खिलौना बंदूक ली और खिड़की से बाहर कुछ गोलियां चला दी। मार्शल योद्धाओं की दृष्टि बहुत शक्तिशाली होती है। वांग टेंग ने देखा कि गोलियां हवा में दिशा बदलती हैं और फिर एक छोटे से चूहे पर लगती हैं जो नाली से बाहर झांक रहा था। सभी गोलियां चूहे को लगीं। छोटा चूहा अचंभित रह गया। वह अभी नाली से बाहर आया था और आसमान से गोलियों की बौछार से घायल हो गया। बेशक ये प्लास्टिक की गोलियां थीं, इसलिए नुकसान कम से कम हुआ। छोटा चूहा दर्द से चीखा और फिर भागकर नाले में चला गया। NOWELBEIN.CO। लिन चुक्सिया ने जब अपनी कलाकृति देखी तो वह हंस पड़ी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दृष्ट। वांग टेंग ने हंसते हुए उसके माथे पर थपथपाया। तुम्हें क्या लगता है, पिछली बार की तुलना में मैंने सुधार किया है ना? लिन चुक्सिया गर्व से मुस्कुराए। बुरा नहीं है, आप भविष्य में बल की खेती कर सकते हैं। रून बंदूकों के साथ आपके शॉट बहुत अधिक शक्तिशाली होंगे, वांग टेंग ने जवाब दिया। अधिकांश मार्शल शिष्यों ने बल की साधना करने और मार्शल योद्धा बनने से पहले अपने शरीर को प्रशिक्षित किया। हालांकि लिन चुक्सिया अलग थी। उसके पास एक विशेष काया थी, इसलिए वह सीधे बल की साधना करने में सक्षम थी। वास्तव में वह पहले से ही लगभग 2 सितारा सैनिक स्तर पर थी। लिन चुक्सिया ने कहा, रून गोलियां और रून बंदूकें महंगी होंगी। वांग टेंग ने जवाब दिया, जब आप 3 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको एक रून बंदूक उपहार में दूंगा। सच में? लिन चुक्सिया चौंक गई। वह बंदूक चलाने का हुनर सीख रही थी, इसलिए वह खास तौर पर रून बंदूकों की कीमतें देखने गई थी। वे सभी महंगी थीं। एक स्टार रून बंदूक की कीमत कुछ मिलियन थी। उसका परिवार 10 साल में इतना पैसा नहीं बचा सकता था। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धाओं के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे भी एक उच्च श्रेणी का मार्शल योद्धा बनना होगा।
हालांकि पिताजी एक मार्शल योद्धा थे, लेकिन परिवार के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचते थे क्योंकि उन्हें खेती करनी पड़ती थी। मार्शल योद्धाओं के लिए पैसा कमाना आसान नहीं है, लिन चुक्सिया ने दुख जताते हुए कहा। वांग टेंग दंग रह गया। ध्यान से सोचने के बाद उसे मानना पड़ा कि लिन चुक्सिया सही था। सभी मार्शल योद्धा उसके जितने अमीर नहीं थे। ज्यादातर मार्शल योद्धा आम लोगों की तुलना में ज्यादा तेजी से पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्हें खेती करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसलिए वे जितनी कमाई करते थे उससे ज्यादा तेजी से खर्च करते थे। कभी कभी वे एक अच्छा हथियार भी नहीं खरीद पाते थे। चिंता मत करो, दूसरे लोग इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नहीं खरीद सकता। चूंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बंदूक उपहार में दूंगा, तो मैं तुम्हें बंदूक उपहार में दूंगा। मैं वादा करता हूँ, वांग टेंग ने उसे आश्वासन दिया। ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी, लिन चुक्सिया ने हंसते हुए कहा। वांग टेंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। दरअसल उसके पास ऐसे कई हथियार थे जिनकी उसे अपनी स्पेस रिंग में जरूरत नहीं थी। वह उनका इस्तेमाल नहीं करेगा और उन्हें बेचना भी इसके लायक नहीं था। वह इसे अपने दोस्तों को देना पसंद करेगा। हाँ, तब तो मैं कड़ी मेहनत करूंगी, लिन चुक्सिया मुस्कुराए। शुभकामनाएं। हालांकि आप युवा हैं और आप पहले स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, इससे पहले कि आप इस बात पर विचार करें कि आपको खेती करने के लिए पहले से ही विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए या नहीं, वांग टेंग ने कहा। लिन चुक्सिया ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी पर रखा और वांग टेंग की ओर देखा, जो बोल रहा था। उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर हिलाया। हालांकि मेरा सुझाव है कि आपको दूसरों को अपने विशेष शरीर और इस तथ्य के बारे में नहीं बताना चाहिए कि आप पहले से ही एक मार्शल योद्धा हैं। एक बार जब आप विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेंगे तो आप इसे धीरे धीरे प्रकट कर सकते हैं। उस समय आपके संस्थान के नेता स्वाभाविक रूप से आप पर ध्यान देंगे। वे आप जैसी दुर्लभ प्रतिभा का विशेष ध्यान रखेंगे। वांग टेंग ने लिन चुक्सिया की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बोलना जारी रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अतीत में मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लिन चुक्सिया ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वांग टेंग ने उसे गंभीरता से समझाने से पहले झिझकते हुए कहा, किसी व्यक्ति को तभी पहचाना जाएगा जब वह अपनी योग्यता प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा आप पृथ्वी पर पहले विश्व तत्व मार्शल योद्धा हो सकते हैं। इससे पहले कि वे जाने कि विश्व तत्व मार्शल योद्धा कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, वे आपको विशेष ध्यान नहीं देंगे। ये जीवन की वास्तविकता है। आपको खुद ही एक रास्ता बनाना होगा। जब आप मजबूत होंगे तो आपका परिवार बेहतर जीवन जी सकेगा। वह जानता था कि लिन चुक्सिया को बहुत बुरा लग रहा है। कोई भी ऐसा महसूस कर सकता है। लेकिन जैसा कि उसने कहा, दुनिया तब भी घूमती रहेगी जब कोई मर जाएगा। बिना शर्त प्यार नहीं होता। लिन चौहान के बिना वह लिन चुक्सिया की स्थिति के बारे में नहीं जान पाएगा और वह उसके लिए इसे हल नहीं कर पाएगा। लिन चुक्सिया गहरी सोच में डूबी हुई थी। कुछ समय बाद उसकी भौहें गायब हो गईं और उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं समझती हूँ, मैं और मजबूत बनूंगी और अपने जीवन पर नियंत्रण रखूंगी। मैं किसी को भी खुद पर नियंत्रण नहीं करने दूंगी। साथ ही अगर भविष्य में कोई मेरे परिवार को धमकाने की हिम्मत करता है, तो मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। वांग टेंग ने जब उसकी उग्र अभिव्यक्ति देखी तो वह मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ कि लिन चुक्सिया उससे कहीं ज्यादा परिपक्व थी जितना उसने सोचा था। वह चीजों को आसानी से समझ सकती थी। वह दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मूर्ख नहीं बनेगी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसका एक छोटा सा उपकार किया है। वह एक खुशमिजाज व्यक्ति नहीं थी। मार्शल योद्धाओं की दुनिया खतरों से भरी थी। वांग टेंग ने कई मौतें देखी थी, इसलिए वह नहीं चाहता था कि लिन चुक्सिया बिना सोचे समझे इस दुनिया में प्रवेश करे। वह नहीं चाहता था कि भविष्य में उसे कोई नुकसान हो। मैंने उसे मूर्ख बनाया, मेरा मतलब है मैंने उसे सफलतापूर्वक शिक्षित किया। शाम के 6 बजे के करीब मदर लिन और लिन चौहान ने सबके लिए खाना बनाना समाप्त कर दिया। उन्होंने वांग टेंग को खाने के लिए बुलाया। माँ लिन ने वांग टेंग को धन्यवाद देने के लिए बहुत प्रयास किया था। मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। हालांकि वे महंगे नहीं थे, लेकिन वे शानदार और सुगंधित लग रहे थे। ये पहली बार था जब लिन चुक्सिया अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा सकती थी। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। वे बता सकते थे कि वह बहुत खुश थी।
माँ लिन और लिन चुहान भी खुश थे। उन्हें बस एक ही अफसोस था, पिता लिन का। माँ लिन वांग टेंग और लिन चुक्सिया की प्लेटों में खाना डालती रहीं। उनके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं हुई। यह मीठा और खट्टा लीची मीटबॉल लिन चुहान द्वारा बनाया गया है। इसे चखें, मदर लिन ने वांग टेंग के लिए कुछ खाना लेते हुए कहा। वांग टेंग ने लिन चुहान की ओर देखा और मुस्कुराए। लिन चुहान ने शर्म से उसकी नजरें चुरा ली, लेकिन फिर भी वह कुछ बार चुपके से झांक लेती। उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वांग टेंग ने सबसे पहले लीची मीटबॉल लिया और उसे चखा। उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत स्वादिष्ट। ये लीची मीटबॉल बहुत अच्छी तरह से पका हुआ था। ये नरम और कुरकुरा, मीठा और खट्टा था, जो उसके स्वाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। लिन चुहान ने राहत की सांस ली। जब मदर लिन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो वह चुपके से हंस पड़ी। लिन चुहान और मदर लिन के खाना पकाने के हुनर के बारे में कहने को कुछ नहीं था। वांग टेंग ने कभी भी अपनी चॉपस्टिक नीचे नहीं रखी। खाने के दौरान लगातार हंसी की आवाजें गूंजती रहीं। खाने की मेज पर सभी ने खूब मौज मस्ती की। रात के खाने के बाद वांग टेंग कुछ देर और रुका। उसने लिन चुक्सिया को बताया कि उसे अपनी साधना के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर वह घर से चला गया। लिन चुहान ने उसे विदा किया। 379 नया साल मुबारक। मेरा लाल पैकेट कहाँ है? अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। रात के 8 बज चुके थे जब वांग टेंग घर पहुंचा। वांग शेंगुओ वापस आ चुका था। वह लिविंग रूम में ली जिमेई के साथ टीवी देख रहा था। डोडो लिटिल व्हाइट के साथ मस्ती कर रहा था। छोटी लड़की की हंसी पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। बेटा कैसा रहा? ली जिमेई ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा जब उसने वांग टेंग को दरवाजा खोलते देखा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वांग शेंगुओ टेलीविजन देख रहा था, लेकिन उसके कान खड़े थे। तुम्हारा क्या मतलब है? वांग टेंग ने ऐसे दिखावा किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह लिविंग रूम में चला गया और सोफे पर बैठ गया। डोडो यहाँ आओ। आ रहा हूँ। डोडो ने लिटिल व्हाइट को छोड़ दिया और लड़खड़ाते हुए वांग टेंग की ओर बढ़ा और उसकी बाहों में कूद गया। मूर्ख बनने की कोशिश मत करो। मुझे बताओ। ली जिमेई ने उसे घूर कर देखा। उसे उसकी बकवास बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बजाय वह चली गई और उसके कान खींचे। माँ, जाने दो, जाने दो। डोडो के सामने मेरी कुछ इज्जत बचाओ, वांग टेंग चिल्लाया। डोडो खुशी से हंसा। तुम मुझे बताओगे या नहीं? ली जिमेई ने कहा। हाँ, मैं करूँगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वांग टेंग ने तुरंत अपनी माँ की ताकत के आगे घुटने टेक दिए। 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा। ये कुछ भी नहीं था। आपको हार माननी पड़ी जब आपको हार माननी चाहिए थी। वांग शेंगुओ चुपके से हंसा। जब से उसका बेटा वापस आया है, उसकी पत्नी ने अपनी ताकत उस पर लगा दी है। NOWELLBJAN.CO। ये बहुत अच्छा लगता है। आपकी यात्रा कैसी रही? क्या उसके माता पिता को आप पसंद आए? ली जिमेई ने पूछा। यह अच्छा था। वे मुझे बहुत पसंद करते हैं। वांग टेंग ने शेखी बघारी। सच में? ली जिमेई को संदेह हुआ। उसे उस पर विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल। मैं किसका बेटा हूँ? वांग टेंग ने अपनी माँ की अप्रत्यक्ष रूप से चापलूसी की। ये सच है। मेरा बेटा वाकई बहुत बढ़िया है। ली जिमेई ने सिर हिलाया। वांग शेंगुओ ने कहा, मेरे जीन भी बुरे नहीं हैं। चुप रहो। ली जिमेई ने तिरस्कार से उसकी ओर आंखें घुमाईं। फिर उसने मुस्कुराते हुए वांग टेंग से पूछा, उसका परिवार कैसा है? माँ को उनके बारे में और बताओ। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा। उसे लगा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने लिन चुहान की पारिवारिक स्थिति के बारे में उसे संक्षेप में बताया। वांग शेंगुओ और ली जिमेई को पहले से ही एक सामान्य विचार था, लेकिन वे विवरण नहीं जानते थे। वांग टेंग की बात सुनने के बाद वे अंततः लिन चुहान की पारिवारिक पृष्ठभूमि को समझ गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली शिमेई को लिन चुहान के लिए दुख हुआ। उसने विलाप करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि इस बच्ची को बचपन से ही इतना कुछ सहना पड़ा है। उसके पिता एक मार्शल योद्धा थे। मुझे यह नहीं पता था। इसके बारे में बात करते हुए, मार्शल योद्धा होना वास्तव में खतरनाक है। उसने चिंतित भाव से वांग टेंग की ओर देखा। माँ, चिंता मत करो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कोई भी मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। वांग टेंग ने उसे दिलासा दिया। आह, भूल जाओ। तुम अब जवान नहीं रहे। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता।
हालांकि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, ली जिमेई उसे याद दिलाना नहीं भूली। मुझे पता है, वांग टेंग ने तुरंत सिर हिलाया। तुमने कहा कि तुमने चुक्सिया की अजीब बीमारी को ठीक कर दिया। वांग शेंगरुओ ने पूछा। उन्होंने लिन चुक्सिया को पहले भी देखा था, इसलिए उन्हें पता था कि उसके चेहरे पर जहर के धब्बे थे। वह अपने साथियों की तरह नहीं रह सकती थी। वे उसके बारे में चिंतित थे। ये सही है, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक खास शारीरिक बनावट है। जब मैं जिंगबू महाद्वीप गया तो संयोग से मुझे उसकी खास शारीरिक बनावट को संभालने का एक तरीका मिल गया, वांग टेंग ने कहा। मैं समझ गया, वांग शेंगरुओ ने सिर हिलाया। वह कुछ सोच रहा था। उसका चेहरा ठीक हो गया है। ली जिमेई खुश थी। मैं बता सकती थी कि वह युवती बहुत सुंदर थी। उसका चेहरा ठीक हो जाने के बाद वह जरूर सुंदर होगी। हाँ, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ आप सही कह रही हैं। वह अपनी बहन जितनी ही सुंदर है। ठीक है, ठीक है। उन्हें खाने के लिए ले आओ। तुम्हारे पापा और मैं उनसे मिलना चाहते हैं, ली जिमेई ने कहा। वांग टेंग दुविधा में था। क्या इसे एक दूसरे के माता पिता से मिलना माना गया? उसने अभी तक लिन चुहान के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी। बिना किसी वैध कारण के वह उसे कैसे आमंत्रित कर सकता था? समस्या क्या है? तुम उनके घर गए और उसके माता पिता से मिले। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पिता और मुझे भी उससे मिलना चाहिए? ली जिमेई ने अपनी आंखों के कोने से वांग टेंग को देखा। उसके शरीर से एक भयावह आभा निकल रही थी। वांग टेंग कांप उठा। उसने तुरंत सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब भी मौका मिलेगा मैं उसे जरूर घर ले आऊंगा। तुम्हें मौके की तलाश करने की जरूरत नहीं है। उसे नए साल के बाद ले आना, ली जिमेई ने उसे धमकाया। क्या हम इसे पीछे धकेल सकते हैं? वांग टेंग ने सावधानी के साथ अपना अंतिम संघर्ष किया। तुम क्या सोचते हो? ली जिमेई ने उसे घूर कर देखा। ये सिर्फ खाना है। तुम्हारी माँ और मेरे बीच बातचीत करना मुश्किल नहीं है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? वांग शेंगरुओ ने बीच में कहा। ठीक है, ठीक है। अंत में वांग टेंग ने हार मान ली। वह इसे टाल नहीं सका। उसके दिमाग में तरह तरह की छवियां घूम गईं। स्वीकारोक्ति भी एक कौशल था। आखिर उसे क्या करना चाहिए? वांग टेंग को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। ये पहली बार था जब वह ऐसी मुश्किल स्थिति से गुजरा था। वहां कोई स्वीकारोक्ति विशेषताएं क्यों नहीं थी? बॉस सिस्टम आप व्यापक नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन वांग टेंग सुबह सुबह उठकर बेसमेंट में चला गया। कुछ समय पहले उसने वांग शेंगरुओ से उसके लिए एक कमरा साफ करने को कहा था। वह कीमिया और लोहारी का अभ्यास करना चाहता था। वांग शेंगरुओ ने कीमिया कक्ष, लोहारी कक्ष और रून कार्यशाला को डिजाइन करने के लिए पेशेवरों की भी तलाश की। ये तीनों कमरे आपस में जुड़े हुए थे और पूरी तरह सुसज्जित थे। जब वांग टेंग ने उन्हें देखा तो उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने काम करना शुरू कर दिया। वांग शेंगरुओ ने अपनी नई कंपनी की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली थी। वह उत्पादों का इंतजार कर रहा था ताकि वह बाजार में प्रवेश कर सके। वांग टेंग ने एक क्षण के लिए विचार किया और सबसे पहले कुछ 1 स्टार और 2 स्टार हीलिंग और फोर्स रिकवरी डैन दवाएं बनाने का निर्णय लिया। इन डैन दवाओं की हमेशा कमी रहती थी। निम्न श्रेणी के योद्धाओं के बीच इनकी मांग बहुत ज्यादा थी। उन्हें जिंगबू महाद्वीप पर जाने से पहले हमेशा इन दवाओं को खरीदना पड़ता था। वांग टेंग अब एक उन्नत चरण कीमियागर था, इसलिए इन निम्न श्रेणी की डैन दवाओं को बनाना उसके लिए आसान था। वह अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए विशेषताओं को चुनने पर निर्भर था, इसलिए उसके पास अन्य उन्नत चरण कीमियागरों की तुलना में अधिक अनुभव था। उन्होंने एक साथ कई काम किए और एक साथ 10 से ज्यादा भर्तियां शुरू की। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन था। उन्होंने वांग शेंगरुओ को पहले ही बता दिया था कि इस कीमिया कक्ष का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाएगा। इसलिए उनके पिता ने एक पंक्ति में 10 से ज्यादा भट्टियां व्यवस्थित कर दी थीं, ताकि उन्हें चलाना उनके लिए आसान हो जाए। आधे दिन बीतने के बाद वांग टेंग कुछ हजार डैन दवाइयां बनाने में कामयाब हो गया था। उसका कोई भी प्रयास विफल नहीं हुआ। सफलता दर आश्चर्यजनक थी। यदि अन्य कीमियागर उसे काम करते देखते तो उनकी आंखें बाहर निकल आती। वह मनुष्य नहीं था। ये कुछ समय तक चलना चाहिए। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने डैन दवाइयों को जैड की बोतलों में रखा और उन्हें अपने स्पेस रिंग में भर दिया। उसने अपने फोन पर नजर डाली। दोपहर का समय हो चुका था। वह बेसमेंट से निकलकर लिविंग रूम में वापस चला गया।
वहां एक मेहमान उनसे मिलने आया था। वांग टेन चौंक गया। वांग शेंगुओ एक अधेड़ उम्र के आदमी को विदा कर रहा था। जब उस आदमी ने वांग टेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। यह जरूर मिस्टर वांग का बेटा होगा। हाँ, ये वही है। वांग शेंगुओ मुस्कुराया। यह अंकल झाओ हैं, हमारी कंपनी के व्यापारिक साझेदारों में से एक। वांग शेंगुओ ने उस आदमी का परिचय कराया। चाचा झाओ, वांग टेन ने उनका अभिवादन किया। आप बहुत दयालु हैं। आप एक युवा और होनहार युवक हैं। मैंने सुना है कि आप राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के चैंपियन बन गए हैं। आपका भविष्य उज्जवल है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया। आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। वांग टेन विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। उनके जाने से पहले उन्होंने कुछ विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। जब वांग शेंगुओ वापस आया तो उसने अपना सिर हिलाया और कहा, अब तुम मुझसे ज्यादा लोकप्रिय हो। ये सभी लोग तुम्हारे लिए आते हैं। वांग टेन ने कहा, वे काफी जानकार हैं। वे सभी व्यवसायी हैं। वे वहीं मछली पकड़ेंगे जहां मछलियां हैं। हमारी कंपनी ने अतीत में काफी हंगामा मचाया था, इसलिए उन्हें शायद बहुत पहले ही खबर मिल गई होगी। अब जब आप चैंपियन बन गए हैं तो वे निश्चित रूप से बिना देरी किए कार्रवाई करेंगे, वांग शेंगुओ ने कहा। मुझे उन्हें संभालने के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। वांग टेन मुस्कुराया। उसके पास सिर्फ पद था। वांग शेंगुओ ही वह व्यक्ति था जो कंपनी के संचालन को संभालेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रहा और उसने दैन दवाइयां, हथियार और रून बनाए। उसने कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी संख्या में निम्न श्रेणी की वस्तुएं बनाई। वस्तुओं की एक पूरी श्रृंखला थी। चूंकि वह प्रोडक्शन में व्यस्त थे, इसलिए नए साल की पूर्व संध्या चुपचाप आ गई। नववर्ष की शाम को वांग टेन का परिवार सुबह जल्दी उठ गया। उन्होंने घर की सफाई कर ली थी। वे दादाजी वांग के साथ नया साल बिताने के लिए पुराने घर की ओर जा रहे थे। सुबह 9 बजे वांग टेन और उनका परिवार पुराने निवास पर पहुंचे। उनके सबसे बड़े चाचा वांग शेंगहोंग और उनके सबसे छोटे चाचा वांग शेंगजुन और उनकी चाची वांग जियालिंग एक के बाद एक आए। वे सभी नए साल के लिए यहाँ आए थे। मेरा शानदार पोता वापस आ गया है। आओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह दिखूं। दादाजी वांग ने जब वांग टेन को देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दादाजी, नया साल मुबारक हो, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, आओ अंदर चलें। दादाजी वांग बहुत खुश हुए। मुझे भी इस प्रतिभाशाली व्यक्ति पर एक नजर डालने दो। वांग शेंगहोंग की आंखें चमक रही थीं और वह दिल खोलकर हंस रहा था। चचेरा भाई, उसका बड़ा चचेरा भाई वांग यानान उसके पास आया और एक उज्जवल मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। छोटे टेंग, वांग टेन के तीसरे चाचा और चाची उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। चाचा, चाची, चचेरा भाई यानान, तीसरे चाचा, तीसरी चाची, चाची, चाचा। वांग टेन ने सभी को बुलाया। लिटिल टेंग अब राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का चैंपियन है। क्या आप भविष्य में सेना में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? उनके तीसरे चाचा वांग शेंगजुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे भविष्य में सेना में शामिल होना चाहिए। हालांकि मुझे स्कूल की व्यवस्था का इंतजार करना होगा, वांग टेन ने जवाब दिया। वांग शेंगजुन ने कहा, आपके पोर्टफोलियो के आधार पर आप जल्दी ही रैंक पर चढ़ जाएंगे। बेशक, लिटिल टेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी उसे एक खजाने की तरह रखेगी, वांग शेंगहोंग ने कहा। वे वसंतोत्सव के दोहे और लालटेन चिपकाते हुए सहजता से बातें कर रहे थे। महिलाएं रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चली गईं। बाहर पटाखे फूटने की आवाजें पहले से ही सुनी जा सकती थीं। उनके फोन लगातार बजते रहे। वांग परिवार एक बड़ा परिवार था जिसके कई संबंध थे, इसलिए कई लोगों ने उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया। इसके अलावा हाल ही में वांग टेन की प्रसिद्धि बढ़ी थी, इसलिए वांग परिवार और भी लोकप्रिय हो गया। पिछले साल की तुलना में उन्हें फोन करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। वांग शेंगहोंग और वांग शेंगजुन को दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके बहुत मजा आ रहा था। उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। वांग टेन ने भी कुछ कॉल किए। स्वाभाविक रूप से डेन ताइक्सुआन सूची में पहले स्थान पर थी। वह उसकी गुरु थी, इसलिए उसे पहले स्थान पर होना ही था। हेलो, फोन के दूसरी तरफ से एक सुस्त आवाज आए। मास्टर, नया साल मुबारक।
मेरा लाल पैकेट कहाँ है? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। नए साल की पूर्व संध्या। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग की आवाज सुनते ही डैन ताइक्सुआन का चेहरा काला पड़ गया। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? मुझे दूसरों से लाल पैकेट मांगना चाहिए। तुमने मुझसे मांगने की हिम्मत कैसे की? एक, तुम घमंडी हो रहे हो, है ना? वांग टेंग को तुरंत ही दूसरी तरफ से एक खतरनाक वाइब का एहसास हुआ। वह अजीब तरह से हंसा और जवाब दिया, हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैंने आपको नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए फोन किया था। आपका प्रिय शिष्य होने के नाते मैं सबको भूल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। तुम्हारा मुंह कितना मीठा है। ठीक है, चूंकि तुम इतने समझदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक लाल पैकेट दूंगा। मैं तुम्हें नए साल के बाद एक बड़ा तोहफा दूंगा, डैन ताइक्सुआन ने कहा। बड़ा उपहार? कौन सा बड़ा उपहार? वांग टेंग ने जल्दी से पूछा, उसके दिल में उत्साह महसूस हो रहा था। डैन ताइक्सुआन परम बॉस थी। उसका बड़ा उपहार महंगा होना चाहिए। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। डैन ताइक्सुआन ने उसे जवाब देने के बाद फोन काट दिया। उसने वांग टेंग को आगे जांच करने का कोई मौका नहीं दिया। वांग टेंग ने अपने फोन की तरफ देखा। किसी तरह उसे लगा कि डैन ताइक्सुआन की आवाज अजीब थी। उसे अचानक बुरा महसूस हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही वह पेंग युवानशान को फोन करने वाला था, उसका फोन एक नोटिफिकेशन ध्वनि के साथ बज उठा। यह एक लाल पैकेट था। उसने उसे खोला। यह डैन ताइक्सुआन की थी। एक विशाल लाल पैकेट जिसके अंदर $8.88 मिलियन हैं। इस दुनिया के फायदों में से एक था वीचेट रेड पैकेट्स की ऊंची सीमा। लाल पैकेट बिना किसी बाधा के भेजा और प्राप्त किया गया। हालांकि मेरी मालकिन दुष्ट है और उसकी जबान तीखी है, लेकिन उसका दिल नर्म है, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। उसने बिना किसी चिंता के पैसे जमा किए और फिर उसे धन्यवाद देने के लिए एक हस्की स्टिकर भेजा। डैन ताइक्सुआन ने अभिमानी भाव से एक स्टिकर के साथ उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर वांग टेंग ने पेंग युवानशान, टोन हु और अन्य प्रमुखों और प्रशिक्षकों को बुलाया। उन्होंने आज्ञाकारी रूप से उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य और शिक्षक उसके इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और उसे उदारतापूर्वक बड़े बड़े लाल पैकेट भेजे। वांग टेंग ने डोंगहाई शाखा जिक्सिन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल फू तियानदाओ को भी बुलाया। उन्होंने कुछ देर तक बातचीत की, फिर फू तियानदाओ ने कहा, आपको अकादमी में आए हुए काफी समय हो गया है। अगर आपके पास समय हो तो नए साल के बाद हमसे मिले और अपना अनुभव यहाँ के अन्य मार्शल योद्धाओं को बताएं। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। मेरे पास होने लायक कोई अनुभव नहीं है। वांग टेंग को ये बात मजेदार लगी। यह अलग बात है, आप राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन हैं और 6 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच चुके हैं। आप यहाँ कई मार्शल योद्धाओं के आदर्श हैं, फू तियानदाओ ने जवाब दिया। ठीक है, मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ। यह अन्य मार्शल योद्धाओं के साथ बातचीत का एक सत्र हो सकता है, जहां आप अपनी बातों को वापस ले सकते हैं। वांग टेंग उसे फिर से अस्वीकार नहीं कर सका। ठीक है, फू तियानदाओ खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लगेगा। ओह, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति नए साल के 5वें दिन डोंगहाई आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। राष्ट्रपति मुझसे मिलना चाहते हैं। वांग टेंग हैरान रह गया। हाँ, राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान आपका प्रदर्शन बहुत ही आकर्षक था। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी आपको देखना चाहते हैं। फू तियानदाओ हंसा। वह वही व्यक्ति था जिसने वांग टेंग को जिक्सिन मार्शल हाउस में प्रवेश दिलाया था। इसलिए जब वांग टेंग ने इतने शानदार परिणाम दिए तो स्वाभाविक रूप से उसे उसका उचित श्रेय मिला। मार्शल आर्ट अकादमी उसकी स्थिति बदलने और उसके लाभों को बढ़ाने पर विचार कर रही थी। ठीक है, मैं 5 तारीख को समय पर पहुंच जाऊंगा, वांग टेंग ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद वांग टेंग ने कुछ देर तक सोचा। जिक्सिन मार्शल हाउस के अध्यक्ष एक जनरल स्टेज बॉस थे। उनसे मिलने में कोई बुराई नहीं थी। उन्हें एक और शक्तिशाली समर्थन भी मिल सकता था और उनका वांग परिवार डोंगहाई में लगातार प्रगति करने में सक्षम हो सकता था। चचेरे भाई वांग टेंग, खाने का समय हो गया है। वांग टेंग के छोटे चचेरे भाई फैन कियांगवेन उन्हें सूचित करने के लिए घर से बाहर भागे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वांग टेंग ने अपना फोन जेब में रख लिया।
वह मुस्कुराया और उसके साथ कमरे में दाखिल हुआ। लिविंग रूम के बीच में एक बड़ी गोल मेज रखी गई थी। मेज पर स्वादिष्ट भोजन से भरी प्लेटें और कटोरियां रखी हुई थीं। मछली, मांस, झींगा मछली, अबालोन, चावल का केक, पकौड़ी और कई अन्य व्यंजन थे। पुनर्मिलन रात्रिभोज आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। सभी लोग बैठ गए। शराब और ड्रिंक्स टेबल के चारों ओर परोसे जा रहे थे और वे खुशी खुशी बातें कर रहे थे। यह एक सामंजस्यपूर्ण दृश्य था। बाहर आसमान में आतिशबाजी की चकाचौंध थी। पटाखों की आवाजें काफी देर तक कानों को सुकून देती रहीं। माहौल चहल पहल भरा था। टेलीविजन पर वसंत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें नृत्य, गीत, क्रॉसटॉक और लघु नाटक दिखाए जा रहे थे। यह अद्भुत था। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी, खास तौर पर दादाजी वांग के। खुश न होना असंभव था। उनका पूरा परिवार यहाँ था, पूरी 3 पीढ़ियां। इसके अलावा उनके कई पोते पोतियां भी थीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिछले साल वांग टेंग ने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया था। नहीं, यह एक छलांग की तरह था। वांग टेंग के उत्थान ने वांग परिवार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का मौका दिया, जिसे वह अपने जीवनकाल में हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया था। वे अब सुर्खियों में थे। कई बड़े परिवारों ने उनके साथ सहयोग करने और काम करने के लिए संघर्ष किया। NOWELLBEIN.CO। कई बड़े परिवारों के मुखिया उसे देखकर विनम्रता से पेश आते थे। वह जानता था कि यह सब वांग टेंग की वजह से था। मार्शल योद्धाओं। ये युग मार्शल योद्धाओं का था। एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा एक परिवार का भाग्य बदलने के लिए पर्याप्त था। वांग परिवार एक कुलीन परिवार की ओर बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वे सर्वोच्च मंडल में प्रवेश करने में सक्षम होंगे और देश के विभिन्न कुलीन परिवारों के साथ खड़े होंगे। वांग टेंग, मेरे साथ एक ड्रिंक लो। दादाजी वांग ने अपना कप उठाया और वांग टेंग की ओर मुस्कुराए। दादाजी, मुझे आपको बधाई देनी चाहिए। वांग टेंग जल्दी से उठ गया। नया साल, नई शुरुआत। आप स्वस्थ रहें और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों। अच्छा, बैठ जाओ। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार के साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। दादाजी वांग खुशी से झूम रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में रखी शराब एक ही घूंट में खत्म कर दी और अपने चारों ओर देखा। उन्होंने कहा, आप सभी को पता होना चाहिए कि वांग परिवार इस साल इतनी तरक्की क्यों कर पाया है। शिंगहोंग, आपकी कंपनी की तरक्की, शिंगजुन, आपके करियर की तरक्की और जियालिंग, आपके सभी परिवारों को बहुत फायदा हुआ है। ये सब वांग टेंग की वजह से है। इसे याद रखें। अपने मूल को कभी मत भूलना। पिताजी, चिंता मत करो। हम ये जानते हैं। वांग शिंगहोंग ने सबसे पहले अपना रुख व्यक्त किया। ये सही है। हम इसे याद रखेंगे। इस साल हमारी महिमा लिटिल टेंग की बदौलत है। अब जब मेरे सहकर्मी मुझे देखते हैं तो वे बहुत विनम्र होते हैं। मैं समझता हूँ, वांग शिंगजुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। पिताजी, हम सभी समझते हैं। लिटिल टेंग के बिना दूसरे लोग हमारे साथ इतनी विनम्रता से पेश नहीं आते। वांग टेंग के चाचा फैंग जुनमिंग ने मुस्कुराते हुए अपना प्याला उठाया। आओ लिटिल टेंग, मैं तुम्हें टोस्ट देता हूँ। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। वांग टेंग मुस्कुराया और उसके साथ खुशी मनाई। फिर उसने अपने प्याले में शराब खत्म कर दी। उनके चाचा जी एक साधारण पृष्ठभूमि से थे, लेकिन वे एक योग्य व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी कंपनी को शून्य से खड़ा किया। उनका व्यवसाय काफी बड़ा था और यह अच्छी तरह से विकसित हो रहा था। बेशक वांग परिवार ने भी मदद की। वह नए साल के लिए वांग परिवार के पास आया था क्योंकि जब वह छोटा था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके परिवार में उसके अलावा कोई नहीं बचा था। वांग शेंगरुओ और ली जिमेई ने जब ये दृश्य देखा तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। माता पिता के रूप में उनके लिए एक उत्कृष्ट बेटे से ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इसके अलावा वांग टेंग सिर्फ उत्कृष्ट ही नहीं थे, वे अत्यंत उत्कृष्ट थे। वह ऐसे व्यक्ति थे जो अकेले ही परिवार का भाग्य बदल सकते थे। कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? बड़े परिवारों की ज्यादातर युवा पीढ़ी ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति असाधारण भी होता तो वह केवल अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल सकता था और यह सुनिश्चित कर सकता था कि कोई दुर्घटना न हो। अगर वह अपने परिवार के लिए कुछ अरब कमा सकता था तो उसे प्रभावशाली माना जाता था। लेकिन उनकी तुलना वांग टेंग से नहीं की जा सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग शेंगरुओ मुस्कुराया। हम एक परिवार हैं। उसकी तारीफ करना बंद करो, वह घमंडी हो जाएगा। ये सही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह बदमाश कैसा है।
वह तारीफ बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता, ली जिमेई ने चिढ़ाते हुए कहा। वांग टेंग अवाक रह गया। पापा, माँ, क्या आप अपने बेटे के बारे में ऐसे ही बात करते हैं? सभी हंस पड़े। उसकी मौसियों की आंखों में ईर्ष्या की चमक थी। बड़े परिवारों में शादी करने वाली महिलाओं के लिए उनका बच्चा ही उनका सब कुछ होता है। अगर उनका बच्चा असाधारण होता तो परिवार में उनका स्थान भी बढ़ जाता। चूंकि वे ली शियुमेई से बेहतर पृष्ठभूमि से आए थे, इसलिए अतीत में वे उसके सामने कमोबेश श्रेष्ठ महसूस करते थे। अब वे अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकते थे। खैर, उसका एक अच्छा बेटा था। उनके परिवार की ताकत उसके बेटे के सामने कुछ भी नहीं थी। वे उससे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते थे? उन्होंने आह भरी और एक दूसरे को देखा। किसी तरह वे एक दूसरे के साथ सहानुभूतिपूर्ण संबंध बनाने में कामयाब रहे। कुछ पल बाद वे ली जियुमेई के साथ खुशी से बातें करने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। वे एक परिवार थे। चूंकि वे उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के हित के लिए उसके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। दादाजी वांग को अपने परिवार के सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखकर संतुष्टि महसूस हुई। उनकी संतान में कोई मूर्खतापूर्ण नाटक नहीं था। मैं अब बात करना बंद कर दूंगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। वांग परिवार अब आपके हाथों में है। आप सभी ने मुझे निराश नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप लोग मिलकर काम करेंगे। एक परिवार के रूप में हम एक ही नाव पर हैं। पिताजी, चिंता मत कीजिए, सभी ने मुस्कुराकर उन्हें सांत्वना दी। रात के खाने के बाद दादाजी वांग ने लाल पैकेटों का एक डेक निकाला और उन्हें खुशी खुशी युवा पीढ़ी में वितरित किया। इस सेगमेंट में बच्चे सबसे ज्यादा खुश थे। वे अपने पैकेट पाने के लिए उत्साहित होकर लाइन में खड़े थे। वांग यानान सबसे बड़ी थी, इसलिए वह पहले गईं। दादाजी, इसे मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है। वांग यानान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हें इसे लेना ही होगा। दादाजी वांग ने लाल पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अगले साल मेरे लिए एक बेहतरीन पोता दामाद लाओ और मैं तुम्हें लाल पैकेट नहीं दूंगा। दादाजी, वांग यानान का चेहरा लाल हो गया। कितना दुर्लभ क्षण था। सब लोग उसे चिढ़ाने लगे। वह और भी शर्मीली महसूस करने लगी। फिर वांग यालो की बारी आई। ग्रेजुएशन भोज के दौरान वांग टेन द्वारा प्रेरित होने के बाद वह पूरी तरह से बदल गया था। वह अब एक कंपनी में काम कर रहा था और उसने बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया था। वांग शेंगहोंग को राहत महसूस हुई। दादाजी वांग ने लाल पैकेट उसे दिया और उसका उत्साहवर्धन किया। फिर वांग टेन की बारी आई। वह हंसा। दादाजी, नया साल मुबारक हो। हाँ, आओ, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए, दादाजी वांग ने विनम्रता से कहा और उसका हाथ थपथपाया। अपने लाल पैकेट पाने के बाद वयस्कों ने अपना मनोरंजन शुरू कर दिया। कुछ ने महाजोग खेला, जबकि अन्य ने वसंत महोत्सव का जश्न देखा। छोटे बच्चे आतिशबाजी खेलने के लिए आंगन में चले गए। वांग टेन कुछ देर के लिए उनके साथ चले गए और फिर एक शांत कोने में चले गए। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों को खुशी से खेलते हुए देखा। फिर उन्होंने आसमान की ओर देखा और दिल की गहराइयों से मुस्कुराए। उसका परिवार, चमकदार आतिशबाजी, ये बहुत अच्छा लगा।